हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमआर वर्ल्ड पॉइंट में। एनटीपीसी के लिए आपकी ये प्रैक्टिस सेट की सीरीज चल रही है, जिसमें कि आपके 5 प्रैक्टिस सेट अब तक अपलोड किए जा चुके हैं। ये आपका छठा प्रैक्टिस सेट है। उम्मीद है आपने पिछले प्रैक्टिस सेट देखे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला देखिए क्या है। देखिए क्वेश्चन है, यदि गुणा को माइनस और भाग को प्लस के रूप में माना जाता है तो इस इक्वेशन का मान क्या होगा। तो देखिए कुछ नहीं करना है आपको, बस साइन चेंज कर देना, उसके बाद में बोडमास नियम को फॉलो करना है। देखिए क्वेश्चन दिया है आपका बड़े कुश्ती के अंदर 55 गुणा 50, फिर आपका 25, फिर आपका 125। ठीक है, आपको बोला गया गुणा की जगह कितना आएगा, गुणा के जगह आएगा माइनस, तो यहाँ रख दीजिए आप माइनस। ठीक है, और भाग की जगह पे क्या आएगा, तो भाग की जगह पे आएगा आपका प्लस, यहाँ रख दीजिए आप प्लस। क्लियर, प्लस 125। अब बोडमास नियम लगाना है। बोडमास नियम क्या कहता है कि सबसे पहले आप भाग को सॉल्व करेंगे, जो कि आपका इसमें है ही नहीं है, और फिर उसके बाद गुणा को, गुणा भी नहीं है, फिर इसके बाद नंबर आएगा प्लस का, तो प्लस करेंगे। तो देखिए 55 माइनस के 50, ठीक है, ये हो जाएगा आपका प्लस के 25 और आपके प्लस 125। ठीक है, ये दोनों कितने हो जाएंगे, तो अब ये दोनों हो जाएंगे 150, और यहाँ से अब प्लस हो गया, अब नंबर किसका आएगा, माइनस वाले का। तो 55 में से 50 जाएंगे, कितना बचेगा 5, दोनों को फिर ऐड कर दीजिए, कितना आएगा 155। राइट आंसर कितना बनेगा 155, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। नेक्स्ट है, एक कक्षा में 50 छात्रों का औसत अंक 15 है, 5 छात्रों का औसत अंक 15.25 है, जो कि कक्षा छोड़कर चले गए, तथा 4 छात्र जिनके औसत अंक 13, 11, 10.5 और 9.75 थे नए आ गए, तब कक्षा के छात्रों का वर्तमान औसत अंक क्या होगा। देखिए इसका सॉल्यूशन। देखिए एक फॉर्मूला नोट कर लीजिए, वैसे तो आपको पता होगा लेकिन फिर भी आप नोट कर लीजिए। जैसे कि औसत बराबर क्या होता है, तो औसत बराबर होता है कुल योग बटे में कुल संख्या। ठीक है, यही होता है। यदि हमें यहाँ से योग निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से योग बराबर क्या हो जाएगा, योग औसत गुणा संख्या, यानी कि कुल योग बराबर क्या हो जाएगा, औसत गुणा संख्या। ठीक है, दोनों एक ही फॉर्मूले हैं, तो कोई सा भी एक याद कर लीजिए। अब देखिए पहले बोला कि कक्षा में 50 छात्रों का औसत अंक कितना है, 15 है। 50 छात्रों का औसत अंक 15 है, तो कुल योग कितना हो जाएगा, तो योग बराबर हो जाएगा, यानी 50 छात्रों का योग हो जाएगा औसत गुणा संख्या, यानी औसत कितना है 15, संख्या कितनी है 50, तो योग कितना हो जाएगा 15 गुणा 5, यानी कि 750। ठीक है, यानी कुल योग हो जाएगा 750। अब कह रहा है कि 5 छात्रों का औसत अंक 15.25 था, जो कि छोड़कर चले गए, तो जाने वालों का कुल योग कितना था, जाने वाले जाने वाले कितने थे, तो 5, तो उनका योग कितना हो जाएगा, तो 5 गुणा 15.25, जो किसके बराबर होगा, तो 15 और 25 यानी कि 76.25। क्लियर। और आने वाले कितने हैं, 4 हैं, तो आने वाले का योग कितना हो जाएगा, आने वाले कितने हैं 4, उनका योग कितना हो जाएगा, तो देखिए इनका योग तो आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि औसत दे नहीं रखा है। तो आपका कितना हो जाएगा, 13 और 11 कितने होते हैं 24, 24 और 10 34, 34 और 9 43, 43 और 0.5 और 0.75 कितना होता है 1.25, यानी कि 44.25। ठीक है, आपको ये माइंड में ही ऐड करना पड़ेगा, जिससे कि आपको क्या होगा, कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी। ठीक है, यानी आने वाले 4 छात्रों का योग आपका इतना है, जाने वाले 4 छात्रों का योग इतना है, यानी कुल अंतर कितने का पड़ा, तो आप कहेंगे कुल अंतर पड़ा आपका। देखिए जाने वाले 76.25 लेके गए, आने वाले 44.25 लेके आए, यानी कितना एक्स्ट्रा लेके गए, तो आप कहेंगे 76.25 में से 44.25 घटा दीजिए, तो जब इसको हम घटाएंगे कितना बचेगा आपका 32.00, यानी कि 32, यानी आपका 32 एक्स्ट्रा लेके गए। तो अब योग कितना बचा होगा, पहले कुल योग था आपका 750, तो अब योग कितना बचा, तो 750 माइनस के 32, यानी कितना बचेगा 718, यानी अब जो छात्र बचे हुए हैं उनका योग कितना है 718। तो अब छात्र बचे कितने हैं, टोटल पहले कितने थे 50 थे, इनमें से 5 चले गए तो 45 बचे होंगे, फिर 4 फिर आ गए, तो इसका मतलब अब कितने हो गए 49, यानी कि 49 छात्रों का योग कितना है, आप कहेंगे 718 है। तो औसत कैसे निकालेंगे, औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है योग बटे में संख्या, औसत बराबर योग बटे में संख्या, योग कितना है 718, संख्या कितनी बची है 49,
जब 49 का भाग इसमें देंगे तो आपका कितना आएगा, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 14.65। कैसे आएगा आपका, ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए 50 होता तो 50 से कितना कटेगा, 14 बार कटता, जो 14 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। 14 पॉइंट समथिंग आपका ऑप्शन में है कोई, तो आपके दो ऑप्शन है 14 पॉइंट समथिंग के, ठीक है। इसका मतलब आपको पूरा भाग ही देना पड़ेगा, तो हम भाग दे के देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर कितना बन गया, 14.65, ऑप्शन नंबर 2। सॉरी, ऑप्शन नंबर क्या है, 3 है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से असंगत को ज्ञात करें। असंगत इसमें से कौन सा है, किलोग्राम है, टन है, ग्राम है या फुट है। तो इसमें से भिन्न कौन सा है, यानी असंगत कौन सा है, तो आप कहेंगे किलोग्राम में वजन का मात्रक होता है, टन भी होता है वजन मापने के लिए, ग्राम भी वजन मापने के लिए होता है, लेकिन फुट किसके लिए होता है, फुट आपका लंबाई मापने के लिए होता है। तो यही क्या हो जाएगा आपका, अन्य से भिन्न हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रहित अंतरिक्ष यान है, कौन सा है इसमें से, इसरो है, क्रायोजेनिक है, या फिर बॉयन एम है, या फिर हायाबुसा है। तो इसमें से मानव जनित अंतरिक्ष यान कौन सा है, तो आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर 3 है, बॉयन एम, ये क्या है, मानव रहित अंतरिक्ष यान है। लेकिन वहीं आपसे पूछा जाए कि ये हायाबुसा किस देश का है, तो आप कहेंगे इसके जापान का है, ठीक है। और इसरो कहाँ का, इसरो तो अपने भारत का ही है। और क्रायोजेनिक इंजन का मतलब क्या होता है, देखिए कहीं भी यदि क्रायोजेनिक वर्ड आता है, कोई भी क्रायोजेनिक शब्द आता है, उसका मतलब होता है निम्न ताप, निम्न ताप। तो जो आपका क्रायोजेनिक इंजन होते हैं उसमें से किस किस तरह ताप का प्रयोग करते हैं, तो निम्न ताप पर वो इंजन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके बार बार पूछे जाते हैं, क्रायोजेनिक इंजन मतलब किस ताप का प्रयोग करते हैं, तो आपको इसमें बहुत निम्न ताप का प्रयोग किया जाता है इसमें, ठीक है। तो ये आप पॉइंट ध्यान रखिएगा। बात करें इसरो की, जो कि आपका पूछा जाता रहता है, तो इसरो की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, यानी मुख्यालय कहाँ है इसका, तो आप कहेंगे बेंगलुरु में है। और इसके वर्तमान में हेड कौन है, तो इसके वर्तमान में हेड है एस सोमनाथ, ठीक है, एस सोमनाथ। ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, सार्क का स्थायी सचिवालय कहाँ है, सार्क का मुख्यालय यानी सचिवालय कहाँ है, नई दिल्ली में है, इस्लामाबाद में है, कोलंबो में है, या फिर आपका काठमांडू में। तो देखिए इसके बारे में डिटेल से पढ़ लेते हैं। वैसे सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आप कहेंगे काठमांडू में। देखते हैं और डिटेल इसकी। देखिए बात करें सार्क की, तो सार्क की फुल फॉर्म में आपसे पूछी जाती है, इसकी फुल फॉर्म लिख लीजिए, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन, ठीक है, ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन, ठीक है। ये क्या है, ये सार्क, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं दक्षेस, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1985 में। इसमें कुल सदस्य देश कितने हैं, तो इसमें कुल सदस्य देश हैं आपके 8 सदस्य देश कितने हैं इसमें, 8 है, ठीक है। कभी कभी 4 ऑप्शन देख के पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है, तो आप एक सदस्य देश याद रखने हैं, म्यांमार, ठीक है। म्यांमार जो देश है वो इसका सदस्य नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये भारत से लगा हुआ है और ये इसका सदस्य नहीं है, तो इसलिए ज़्यादातर आपका ऑप्शन में यही रहता है, ये सदस्य नहीं है इसका, ठीक है। एक बार मैं आपको नक्शे से समझा देता हूँ। देखिए ये मान लीजिए भारत का नक्शा है, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है पर कोई बात नहीं, अपना ही है। तो ये भारत का नक्शा है, ये आपको पता है श्रीलंका है, जिसमें सार्क देश कौन कौन से आते हैं। यहाँ पे आपको पता है एक छोटा सा देश पड़ता है मालदीव, ठीक है। तो सार्क देश कौन कौन से हैं, जो भारत से लगभग पास पास हैं, वही आपके लगभग सार्क देश में आते हैं, ठीक है। क्योंकि एशिया का जो दक्षिण हिस्सा है उसमें अपना भारत आता है, तो दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन है, तो उसका ही उसमें ही जो शामिल है देश वही इसमें शामिल होंगे। तो देखिए कौन कौन से हैं, सबसे पहले श्रीलंका, ठीक है, ये कौन सा है, श्रीलंका, ठीक है। दूसरा देखिए ये कौन सा है आपका, मालदीव, जो भारत के पास पास है ना, वही ज़्यादातर देश इसके हैं। और देखिए यहाँ पे कौन सा है, आपको पता है पश्चिम में कौन सा पड़ता है, उत्तर पश्चिम में पड़ता है आपका पाकिस्तान, ठीक है। एक यहाँ पे आपकी सीमा लगती है आपकी अफगानिस्तान की, अफगानिस्तान की, ठीक है। यहाँ पे आपको पता है नेपाल है, यहाँ पे आपका पता है भूटान है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, बे ऑफ बंगाल में क्या है, बांग्लादेश, बांग्लादेश, ठीक है। ये देश कौन सा है, ये अपना भारत है। तो कुल मिला कितने देश हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने देश हो गए, टोटल हो गए आपके 8 देश, 8 देश इसमें शामिल हैं।
लेकिन आपका यहाँ भारत से लगा हुआ है बिल्कुल म्यांमार, ठीक है। और ये देश इसमें क्या है, ये देश इसमें दक्षिण इसमें शामिल नहीं है। तो इसलिए जो क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा था वो यहीं से पूछा जाता है, ठीक है। बाकी सब देश भारत से लगे हुए हैं, तो ये लोग इसमें शामिल हैं, जबकि ये वाला इसमें शामिल नहीं है। तो आप इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा, कितने देश हैं ये भी ध्यान रखिएगा। स्थापना कब हुई थी, 1985 में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका, काठमांडू। नेक्स्ट देखिए, एक खोखले बेलन के दोनों सिरे बंद हैं। यदि बेलन के आधार की त्रिज्या बेलन की ऊंचाई की आधी हो तथा बेलन के पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, 924 वर्ग इकाई है, तो बेलन की ऊंचाई क्या होगी। देखिए ये आपका बंद बेलन बन जाएगा इस तरह से। आपका क्या बन जाएगा, बंद बेलन। आपसे बोला है कि जो इसकी ऊंचाई है ये वाली, वो इसकी त्रिज्या की डबल है, ठीक है। ये बेलन की आधार की त्रिज्या बेलन की ऊंचाई की आधी, या फिर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो उसकी ऊंचाई है उसकी त्रिज्या की डबल है। तो यदि हम इसकी त्रिज्या r मान लें तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी हमारी, 2r हो जाएगी। यानी कि ऊंचाई की आधी त्रिज्या या फिर त्रिज्या का दोना ऊंचाई। क्लियर। अब इसका पूछा कि आपसे पूर्ण पृष्ठ पूछा। पूर्ण पृष्ठ का मतलब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr h+r, ठीक है। 2πr h+r, h क्या है ऊंचाई है, r क्या है त्रिज्या है, 2πr h+r। अब r हमने r मानी है तो ऊंचाई हमारी कितनी हो जाएगी, 2r आ जाएगी, जो किसके बराबर दे रखी है आपकी, 924 पर इकाई के बराबर दे रखी है। तो इसको यहाँ नोट कर लीजिए। तो 2 पाई की वैल्यू रख देते हैं हम 22/7 गुणा r की जगह r रख दीजिए, h की जगह कितना आ जाएगा 2r प्लस के r, ये पूरा किसके बराबर हो जाएगा, 924 के बराबर। क्लियर। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए तो ये हो जाएगा आपका 2 × 22/7 गुणा r, यहाँ से कितना मिल जाएगा आपको 3r, ये बराबर हो जाएगा आपका 924। अब काट पीट करते हैं कुछ। तो देखिए 22 से कटेगा आपका ये 22 चौक 88, कितना बचेगा 4, 22 दूनी 44, 2 से कटेगा आपका 21 बार, 3 से कटेगा आपका ये 7 बार, कितना बचेगा यहाँ पे r इंटू आर यानी कि r स्क्वायर, वही बटे में 7 इधर जाएगा तो ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो r की वैल्यू कितनी मिल जाएगी यहाँ से, अंडर में 7 का स्क्वायर यानी कि 7, ठीक है। यानी त्रिज्या हमारी कितनी मिल गई, 7 मिल गई। लेकिन पूछा क्या आपसे, बेलन की ऊंचाई बताइए। तो ऊंचाई क्या थी, त्रिज्या की डबल थी, तो ऊंचाई कितनी रहेगी, ऊंचाई बराबर 2r यानी कि 2 × 7 यानी कि 14, ठीक है। ऊंचाई कितनी मिल जाएगी हमें, 14 इकाई। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुबह में सूर्योदय के बाद एक लड़के ने पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर तक अपनी साइकिल चलाई, फिर वह दाईं ओर मुड़ा और 6 किलोमीटर तक साइकिल चलाई, फिर वह दाईं ओर मुड़कर अपने विद्यालय तक पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर तक साइकिल चलाई। स्कूल प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। देखिए इसका पहले डायग्राम बनाते हैं फिर इसको सॉल्व करते हैं। देखिए बोला कि सुबह में सूर्योदय के बाद एक लड़के ने पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर तक अपनी साइकिल चलाई। देखिए ये मान लेते हैं दिशा है अपनी, ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये आपकी दक्षिण है। इस पॉइंट से चलना शुरू करता है, कितना चलता है 4 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, 4 किलोमीटर पश्चिम की ओर चल गया ये, ठीक है। फिर कह रहा है कि फिर वो अपने दाईं ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर तक साइकिल चलाता है। दाईं ओर इसका किधर होगा, इधर होगा। 6 किलोमीटर तक कहाँ चलता है, साइकिल चलाता है, ठीक है। फिर दाईं ओर मुड़कर अपने विद्यालय तक पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर तक साइकिल चलाई। यहाँ से काम करता है, दाईं ओर मुड़ता है और कितना चलता है 6 किलोमीटर। तो ये जो दूरी होगी इससे अधिक होगी, क्योंकि ये 4 है तो ये 6 है तो इससे अधिक ही जाएगी। कहाँ पहुंच गया, ये पहुंच गया विद्यालय, ये आपका विद्यालय, ये इसका विद्यालय, ठीक है। आपसे पूछे स्कूल प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, यानी इससे ये किस दिशा में, तो यहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा, प्लस बनाना पड़ेगा इस तरह से। अब देखिए ये वाली दिशा कौन सी हो जाएगी, तो आप कहेंगे ये वाली दिशा हो जाएगी आपकी उत्तर पूरब। कौन सी हो जाएगी, उत्तर पूरब। यानी कि जो स्कूल है वो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो कहेंगे आप उत्तर पूरब, ठीक है। इसका आंसर क्या बन जाएगा आपका, उत्तर पूरब। देखिए ये ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका क्या है, राइट आंसर। इस क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित चित्र में लुप्त पद ज्ञात करें। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या है, 200 है, 95 है, 7 है, 125, 350, 200, 10, 3। देखिए ऐसे इसमें क्या लॉजिक लगाया गया है। देखिए 200 में से 95 घटाएंगे कितना बचेगा, 105 बचेगा,
जब 105 में हम 15 से भाग करेंगे तो कितना मिलेगा हमें? 7 मिलेगा। ऐसे ही जब 350 में से 200 घटाएंगे कितना बचेगा? 150 बचेगा। तो उसमें हम 15 से भाग करेंगे कितना बचेगा? कितना आएगा? 10 आएगा। यानी कि पहले दोनों का डिफरेंस बटे में कितना? 15। तो देखिए यहाँ कितना आएगा? तो ये नहीं है, ये आंसर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो बटे में 15 है उससे गुणा कर दीजिए। 15 तिया 45। तो देखिए 125 में यदि हम कितना घटा दें, 125 में जब हम कितना घटाएंगे तो 45 कब आएगा? इसको निकाल ही लेते हैं। 125 मान लीजिए यहाँ पे कितना है? x है। जब हम इसमें 15 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? तो हमारा 3 आ रहा है। इसको सॉल्व कर लीजिए। 15 तिया 45 यानी 125 माइनस के x बराबर 45। तो x बराबर यहाँ से कितना मिल जाएगा? 125 माइनस के 45 यानी कि 80। यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आ जाएगा आपका 80। क्लियर? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, संसद द्वारा आपातकाल में राज्य सूची के विषयों पर बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद कितने समय तक प्रभावी रहते हैं? ऑप्शन ए है 6 माह, 8 माह, 1 वर्ष या फिर 3 माह। तो कितने वर्ष तक, कितने माह तक प्रभावी रहते हैं? तो ये आपके रहते हैं 6 माह तक। ठीक है। बात करें यदि आपातकाल की, तो आपातकाल का जो उल्लेख है संविधान के किस भाग में है? तो ये है संविधान के भाग 18 में। किसमें है? भाग 18 में। ठीक है। आपसे भाग भी पूछा जा सकता है और अनुच्छेद भी पूछे जा सकते हैं। संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल की घोषणा है? तो संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का उल्लेख है। 3 प्रकार के आपातकाल। पहला है आपका राष्ट्रीय आपात। ठीक है। दूसरा आपका राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन। और तीसरा है आपका वित्तीय आपात। राष्ट्रीय राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद में है? तो आप कहेंगे 352 में है। राष्ट्रपति शासन 356 में है। और वित्तीय आपात कितने में? 360 में है, जो कि अभी तक एक भी बार नहीं लगा है। ठीक है, एक बार भी नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ तो ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपका एक बार भी नहीं लगा है। यहीं आपसे पूछ लिया जाए कि जो भारतीय संविधान में आपात उपबंध हैं ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो जो आपातकालीन उपबंध हैं ये लिए गए हैं आपके जर्मनी के संविधान से। ठीक है, जर्मनी के संविधान से। क्लियर? ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो बौद्ध संगीति आपसे बार बार पूछी आ रही हैं, तो आप इनको पूरा नोट ही कर लीजिए कहाँ हुआ था। देखिए, बौद्ध धर्म में आपकी 4 बौद्ध संगीति हुई है। ठीक है, तो चारों बौद्ध संगीति का आप नोट कर लीजिए। आपसे बार बार पूछा जा सकता है कि पहली कहाँ हुई, दूसरी कहाँ हुई, या किसी से भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन आपका। ठीक है, तो आप मेरे साथ सारणी बना लीजिए, आप इसको नोट करके रख लीजिए, आपका कभी भी क्वेश्चन क्या होगा? गलत नहीं होगा। ठीक है, नोट करिए। पहली जो बौद्ध संगीति हुई थी, यानी प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी आपके राजगृह में। ठीक है, राजगृह, इसको राजगीर भी बोलते हैं और राजगृह। ठीक है, इसके समय राजा कौन था? तो देखिए, आप इसको जो याद करना है आपको, ऐसे कॉलम के हिसाब से याद करना है। ठीक है, आपको याद आराम से हो जाएगा। पहला राजगृह, द्वितीय याद करिए, द्वितीय आपकी वैशाली, तीसरी कहाँ हुई थी? तृतीय हुई थी आप पाटलिपुत्र में। ठीक है, पाटलिपुत्र। और जो चतुर्थ हुई थी वो हुई थी आपकी कुंडलवन में। ठीक है, कुंडलवन। और ये कुंडलवन कहाँ पे पड़ता है? तो कश्मीर में पड़ता है। ठीक है, अब इनका राजा भी पूछा जा सकता है आपसे। तो पहले जो बौद्ध संगीति हुई थी उस समय राजा कौन था? तो उस समय राजा था आपका अजात शत्रु। कौन था? तो अजात शत्रु, अजात शत्रु। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगीति समय राजा कौन था? तो कालाशोक था, कालाशोक। ठीक है, तृतीय बौद्ध संगीत समय कौन था? तो अशोक ही था। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि अशोक के समय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो आप बता सकते हैं पाटलिपुत्र में हुई थी। और चौथी के समय कौन था? चौथी के समय था आपका कनिष्क। ठीक है, देखिए इसके नाम में भी अशोक है, इसके नाम में भी अशोक है, और कनिष्क को क्या कहते हैं? कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा जाता है। ठीक है, ये पॉइंट भी आप यहाँ पे याद रखिएगा, द्वितीय अशोक। द्वितीय अशोक किसे कहते हैं? तो कनिष्क को बोला जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इनके अध्यक्ष की। तो इनके समय अध्यक्ष कौन था? तो पहली बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? तो महाकश्यप था, महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगीति के समय कौन था? द्वितीय बौद्ध संगीति के समय सावक मीर, सावक मीर।
तृतीय बहुत संगीत समय कौन था? मोगली पुत्र तिस, मोगली पुत्र तिस। ठीक है, इस तिस से याद करिए, तीसरे समय था तृतीय और तिस, आप इसको याद कर सकते हैं इस तरह से। और चौथी के समय कौन था? तो वसुमित्र था, वसुमित्र। इसका एक उपाध्यक्ष भी पूछा जाता है, उपाध्यक्ष, क्योंकि चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय क्या हुआ था, इसका विभाजन हो गया था बौद्ध धर्म का हीनयान और महायान में, तो इसका एक उपाध्यक्ष बनाया गया था। जो उपाध्यक्ष कौन था? तो वो था आपका अश्वघोष। ठीक है, अश्वघोष। उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है अश्वघोष ने, उसका नाम क्या है? बुद्ध चरित्र, बुद्ध चरित्र। ये पुस्तक किसकी है? अश्वघोष की। तो ये आपकी जो एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये भी आप लगे हाथ याद रखिएगा। तो ये आप सारणी याद रखिएगा, आपको यहाँ से एक दो क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा, किसी भी एग्जाम में जाइएगा आपको मिल जाएगा। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो आपसे पूछा था कि द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? तो द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था आपका वैशाली में। ठीक है, पहला राजगृह में हुआ था, पहला राजगृह, द्वितीय वैशाली, तृतीय पाटलिपुत्र और चतुर्थ कश्मीर या कुंडलवन में। ठीक है, यह आपका पॉइंट क्लियर हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 वैशाली। वैशाली में जब बौद्ध संगीत हुई थी उस समय राजा कौन था? तो उस समय राजा था आपका काला अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1001 गुणा 111 बराबर 1,10,000 प्लस 11 इंटू क्या आएगा कि दोनों क्या हो जाए, इक्वेशन बराबर हो जाए। तो कुछ नहीं, आप एक्स मान लीजिए यहाँ पे और सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए 1001 गुणा 111 बराबर 1,10,000, 1,10,000 प्लस 11 इंटू हम मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, एक्स है हमारा। ठीक है, अब इसको हमें एक्स की वैल्यू चाहिए तो कैसे निकाल सकते हैं? देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1001 गुणा, देखिए आप इसको थोड़ा चेंज कर लीजिए, आपको कैलकुलेशन में इजी पड़ जाएगा। इसको आप लिखिए 1000 प्लस का 1, और इसको लिखिए आप 11, सॉरी 100 प्लस 11 प्लस 100, इसको आप लिखिए 110 प्लस 1। थोड़ा मिस्टेक हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 110 प्लस 1, ऐसा लिखने से आपको फायदा क्या होगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ। थोड़ा आगे देखिए, इधर जो लिखा है उसको ऐसे रहने दीजिए। ठीक है, जो मैंने आपका ये लिखा हुआ है इससे आपको क्या फायदा होगा वो आप देखना अभी। देखिए अभी आपका 1000 प्लस 1 हो गया, ये आपका 110 प्लस 1 हो गया। अब जब गुणा कैसे करेंगे, तो पहली संख्या का पहली संख्या में गुणा करिए, फिर इसका फिर दूसरी संख्या में होगा, फिर इसका फिर दोनों संख्या में होगा। ठीक है, इस तरह से गुणा होता है, आपको बताइए। तो जब हम 110 का गुणा किसमें करेंगे, 1000 में, तो कितना आएगा? 110 पे कितने जीरो जाएंगे? 3 जीरो और लग जाएंगे, प्लस 110 का गुणा 1 में करेंगे तो 110 ही आ जाएगा, फिर प्लस 1 का गुणा किसमें करेंगे, 1000 में, तो यहाँ से 1000 मिल जाएगा हमको, प्लस 1 का गुणा 1 में करेंगे तो हमें 1 मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, और ये किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर में दे रखा है उसके बराबर ही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब हमारा फायदा क्या हुआ कि जो संख्या आपकी यहाँ लिखी हुई है वो संख्या आपकी यहाँ लिखी हुई है, दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, ईजी हो जाएगी थोड़ी। अब जब हम ये 1000 प्लस 110 प्लस 1 को हम जोड़ेंगे कितना आएगा, तो ये आएगा आपका, देखिए 1 1 1 और 1। ठीक है, ये किसके बराबर होगा, तो ये 11 एक्स के बराबर हो जाएगा। अब जब हम 11 एक्स का भाग देंगे 1111 में, तो कितना आंसर आएगा, तो एक्स बराबर हो जाएगा 1111 बटे में 11, जो बराबर होगा 101 के। ठीक है, 11 एकम 11 जीरो, फिर 11 एकम 11, तो कितना आंसर आएगा आपका, 111 आंसर आएगा। तो हमारा जो हमने इस तरह से लिखा ना, उससे हमारी कैलकुलेशन क्या पड़ गई, हमारी इजी पड़ गई। ठीक है, तो थोड़ा सोचना है किस तरह से इसको लिख सकते हैं। तो इसका आंसर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर 3 101। नेक्स्ट देखिए, यदि x बराबर 5 है तो व्यंजक इसका मान क्या होगा। तो यदि x बराबर 5 है तो एक्स स्क्वायर माइनस के 2 प्लस 1 पर एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा। देखिए ठीक है, आपको x बराबर 5 दे रखा है, इसकी वैल्यू पूछिए। तो देखिए ये जो आपका लिखा हुआ है ना वैल्यू, ये आपका क्या है, आप इसको गौर से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये आपका x माइनस के 1/x की क्या है, ए स्क्वायर है। ठीक है, ये क्या है, x माइनस 1/x का क्या है, स्क्वायर है। अब x की वैल्यू दे रखी है 5, तो 5 माइनस के 1/5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा,
5 इंटू 5 कितना होता है, 25 में से 1 गया तो 24, 24/5 का स्क्वायर। क्लियर। और 24 का वर्ग कितना होता है, तो 576 होता है। बटे में 5 का वर्ग कितना होता है, तो 25 होता है। तो आपका आंसर कितना आएगा, 576 बटे में 25, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, 14 व्यक्तियों के समूह में 7 हिंदी बोलते हैं, 7 अंग्रेजी बोलते हैं, जबकि 3 दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोलते हैं। इनमें से कितने दोनों भाषा बोलते हैं। दोनों भाषा बोलने वालों की संख्या आपको निकालनी है। देखिए देखिए इसको डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं वो देखिए। आपसे पूछा दोनों भाषा बोलने वाले हैं, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं, जो आपका दे रखा है 7 हिंदी, 7 अंग्रेजी और 3 दोनों नहीं बोल सकते, इन सबको जोड़ लीजिए। 7 7 14 और 3 17। 17 में से कुल संख्या घटा दीजिए 14, तो कितना आएगा 3। तो दोनों भाषा बोलने वाले कितने होंगे, तो 3 होंगे, ठीक है। इसको डायग्राम से कैसे निकालते हैं वो भी देख लीजिए। हिंदी वाला हो गया, ये आपका अंग्रेजी वाला, ये हिंदी वाला हो गया, ये आपका इंग्लिश वाला हो गया, ठीक है। दोनों भाषा बोलने वाले आपको निकालना है। तो देखिए कुल छात्र कितने हैं, तो कुल आपके 14 हैं। कुल कितने हैं, तो कुल आपके 14 हैं, जिसमें से आपके 3 दोनों भाषा नहीं बोल सकते हैं। आपसे बोला कि 7 हिंदी बोल सकते हैं, ठीक है, और 7 अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो 14 तो आपके यही हो गए। इसका मतलब इसमें बीच में कुछ ना कुछ कॉमन होगा, तभी तो संख्या 14 बचेगी। तो देखिए 7 में से कॉमन कितना होगा, तो देखिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आपका 4 आएगा, बीच में आएगा आपका 3 और यहाँ पे आएगा 4, तभी आपकी संख्या कितनी बनेगी, तो 14 बन पाएगी। कैसे बनेगी, देखिए 7 हो गए आपके ये हिंदी वाले और ये 7 हो गए आपके अंग्रेजी वाले हैं। तो 7 और 7 14, कुल छात्र कितने हो गए 14, जिनमें से 3 क्या हो गए आपके कॉमन भाषा बोलने वाले हो गए, ठीक है। तो ऑप्शन इसका कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, पारतंत्र में प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है। तो पारतंत्र में प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है, तो पारतंत्र के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। इससे क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं कि पारतंत्र शब्द किसने दिया, प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं, द्वितीय उपभोक्ता कौन होते हैं, तृतीय कौन से होते हैं, उत्पादक कौन से होते हैं। तो ये सब जो क्वेश्चन है आपको एक बार यहाँ समझ लीजिए, फिर आपके जो आगे प्रैक्टिस सेट आएंगे आपको वहाँ पर दिक्कत नहीं होगी। देखिए सबसे पहले तो आप नोट करिए कि जो पारतंत्र शब्द है, ये पारतंत्र शब्द यानी इकोसिस्टम शब्द किसने दिया था, तो ये शब्द दिया था टेंसलेन ने, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका पिछले प्रैक्टिस सेट में पूछा गया था, ये क्वेश्चन आपका बड़े बड़े एग्जामों में पूछा जाता है। पारतंत्र शब्द किसने दिया था, टेंसलेन ने दिया था। इसके बाद आप सीरीज नोट करिए। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आपका सूर्य होता है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, सूर्य होता है। तो सूर्य से क्या मिलता है, हम पूरी पृथ्वी को प्रकाश मिलता है, वही क्या है, ऊर्जा का एकमात्र पृथ्वी पर सोर्स है, ठीक है। प्राथमिक सोर्स क्या है ऊर्जा का, यही है सूर्य। सूर्य से क्या होता है, पेड़ पौधे खाना बनाते हैं। सूर्य से क्या होता है, पेड़ पौधे खाना बनाते हैं। तो ये जो खाना बनाते हैं ये क्या होते हैं, ये आपके उत्पादक होते हैं। कौन होते हैं, ये उत्पादक होते हैं। तो जो खाना अपने आप बना सकते हैं वो आपके उत्पादक कहलाते हैं, ठीक है। इन उत्पादकों को जो खाने वाले होते हैं, उन उत्पादकों को जो खाने वाले होते हैं वो आपके कहलाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है। पेड़ पौधों को खाने वाले कौन होते हैं, तो आप कहेंगे हिरन है, ठीक है। हिरन के बाद में क्या है, हिरन के बाद में आपका आ जाएगा गाय, आ जाएगी भैंस, आ जाएगा, ये सब किस में, भैंस आ जाएगी, ये सब किस में आएंगे, ये सब आपके प्राथमिक उपभोक्ता में आएंगे। तो ये क्या होते हैं, ये आपके शाकाहारी होते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आपका आंसर मिल गया, प्राथमिक उपभोक्ता कैसे होते हैं, तो आपका ये शाकाहारी होते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ नोट कर लीजिए, ये आपके कौन से हो जाएंगे, शाकाहारी। अब प्राथमिक उपभोक्ता के बाद नंबर किसका आता है, तो आप कहेंगे द्वितीय उपभोक्ता का आता है। द्वितीय, ठीक है, द्वितीय उपभोक्ता। द्वितीय उपभोक्ता कौन होते हैं, जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं, ठीक है। जैसे भेड़िया हो गया, ठीक है। जैसे कौन हो गया, भेड़िया। बिल्ली होगी, कौन होगी, बिल्ली। तो ये सब किसमें आएंगे, ये आपके द्वितीय उपभोक्ता में आएंगे। तृतीय कौन से होते हैं, तृतीय जो द्वितीय को प्राथमिक दोनों को खा सकते हैं वो आपके तृतीय होते हैं। जैसे कि आप कह सकते हो शेर, शेर है, सांप है, ये सब किस में आएंगे, द्वितीयक में, सॉरी तृतीयक में आएंगे। और ये जब ये मर जाते हैं तो इनका अपघटन करने वाले कौन कहलाते हैं, तो इनका अपघटन करने वाले कहते हैं अपघटक। अपघटक, ठीक है। जैसे आपका दीमक हो गया, चींटी हो गई, दीमक हो गया, चींटी हो गई, ये सब किस में आएंगे, तो ये आपके अपघटक में आएंगे, ठीक है। तो ये आपकी क्या होती है, सीरीज होती है। ये आपकी इसी क्रम में क्या होता है, ये अपना जो संतुलन है वो खाद्य श्रृंखला का वो बना हुआ है। तो प्राथमिक उपभोक्ता कौन हो गए, तो शाकाहारी होते हैं। द्वितीय उपभोक्ता कौन से होते हैं, द्वितीय उपभोक्ता आपके मांसाहारी और शाकाहारी दोनों होते हैं।
और तृतीयक उपभोक्ता कौन होते हैं? तो तृतीयक हो जाएंगे आपके सिर्फ मांसाहारी, ठीक है। ये तो आपके अपघटक होते हैं। तो आपको इस तरह से याद रखना है। यदि आपको यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो किस दिशा में होता है, तो ऊर्जा प्रवाह आपका एक दिशीय होता है। इस तरह से ऊर्जा का प्रवाह होता है, ठीक है। यहीं पे आपका एक यहीं पे आपका एक नियम आता है। वो नियम भी यदि आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। उसको बोलते हैं लिंडे मान का नियम, ठीक है। लिंडे मान का नियम क्या कहता है? लिंडे मान के नियम को ही बोलते हैं 10% ऊर्जा का नियम। 10% ऊर्जा का नियम, ठीक है। 10% ऊर्जा का नियम का मतलब क्या है? यदि आप देखिए, समझिए इसको। यदि मान लीजिए सूर्य से आपकी 1000 कैलोरी ऊर्जा बन रही है, जिसमें से ये मान लीजिए 1000 कैलोरी ऊर्जा ले रहा है, ठीक है। यानी कि सूर्य से तो बहुत सारी एनर्जी बनती है। इस मान लीजिए उसमें से 1000 कैलोरी ऊर्जा किसने ले ली? इस उत्पादक ने ले लिया, यानी पेड़ पौधे ने ले ली। इस पेड़ को किसने खा लिया? मान लीजिए कि हिरन ने खा लिया, ठीक है। इस पेड़ को हिरन ने खा लिया, तो इस हिरन के अंदर जो ऊर्जा जाएगी वो इसका 10% ही जाएगी। कितनी जाएगी? 10% ही जाएगी। यानी कि 1000 का 10% कितना हो गया? तो 100 हो गया। यानी प्राथमिक उपभोक्ता के पास जो एनर्जी जाएगी वो कितनी जाएगी? 100 कैलोरी ही जाएगी। अब मान लीजिए हिरन को किसने खा लिया? तो हिरन को खा लिया मान लीजिए भेड़िया ने, ठीक है। हिरन को किसने खा लिया? भेड़िया ने खा लिया। तो भेड़िया के पास कितनी एनर्जी जाएगी? तो इसका 10% जाएगी, यानी कि सिर्फ 10 ही कैलोरी जाएगी। अब भेड़िया को किसने खा लिया? शेर ने खा लिया। तो शेर के पास कितनी एनर्जी जाएगी? शेर के पास 10 का 10% यानी कि 1 कैलोरी ऊर्जा जाएगी। कितनी जाएगी? 1 कैलोरी ऊर्जा जाएगी, ठीक है। फिर जब शेर मर जाएगा तो दीमक के पास में तो बहुत कम ही एनर्जी जाएगी। तो जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो 10% के हिसाब से होता है, ठीक है। लेकिन जस्ट इसका विपरीत क्या होता है? जहर जहर जो खाते हैं ना, जैसे मान लीजिए आपने कोई जहरीला पौधा खाया, जहरीले पौधे में क्या होता है? उसका 10 गुना जहर बढ़ता है अगले वाले जानवर में, ठीक है। तो इसलिए यदि कोई कीड़े मकोड़ों को खाने वाला जीव को तुम खाते हो ना, जैसे कोई खाता है, तो उसमें जो जहर का प्रभाव होता है उसका 10 गुना होता है। तो यदि आपको एनर्जी लेनी है तो आप डायरेक्ट किसको खाइए? प्राथमिक उपभोक्ता को खाइए। प्राथमिक उपभोक्ता मतलब सॉरी, प्राथमिक उपभोक्ता नहीं, उत्पादक को खाइए। यानी हरी सब्जियों को खाएंगे तो आपको एनर्जी ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। जैसे जैसे आप पीछे हटते जाएंगे तो आपको एनर्जी की संख्या जो होगी वो घटती जाएगी। इसको डिटेल में समझाते हैं मैंने आपको क्वेश्चन को। अब आपको आगे क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है। देखिए क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वनावरण है? सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं किस राज्य में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर सबको पता होगा, किसमें है? मध्य प्रदेश में। यदि बात करें मध्य प्रदेश में कितने % वन पाए जाते हैं, तो 25.14%। यहीं आपसे पूछ लिया जाए कि पूरे भारत में कितने % वन पाए जाते हैं, तो पूरे भारत में पाए जाते हैं 24.62%, ठीक है। इससे ज़्यादा आपका ये वाला इंपॉर्टेंट है, तो भारत का पूछा जा सकता है डेटा कितने % है? 24.62%। यहीं पे आपसे ये पूछ सकता है कि भारतीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? नोट कर लीजिए, भारतीय वन अनुसंधान केंद्र, वन अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर है? तो ये आपका देहरादून में है। और देहरादून किस राज्य में पड़ता है? तो आपको पता ही होगा, उत्तराखंड में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक भिन्न 5/8 के तुल्य है, इसके हर और अंश का योग 91 है, इस भिन्न के हर और अंश का अंतर बताइए। देखिए भिन्न क्या है? 5/8 है, तो ऊपर वाली संख्या अंश होती है, नीचे वाली संख्या आपकी हर होती है, और दोनों का योग कितना दे रखा है? 91 दे रखा है। यानी कि 5 और 8 13 यूनिट का योग दे रखा है, कितना? 91 है। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 91/13 यानी कि 7, ठीक है। पूछा क्या आपसे? दोनों का अंतर, हर का और अंश का अंतर। हर और अंश का अंतर है कितना? 8 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा? 3। अंतर कितना है? 3। 1 यूनिट की वैल्यू 7 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी जाएगी? 7 गुणा 3 यानी कि 21। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होना है? 21 यानी कि 21। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए। देखिए क्वेश्चन है, प्रश्न के लिए सही विकल्प चुनें। यानी ये क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे क्या आएगा? लॉजिक लगाइए, क्या लॉजिक लगता है इसमें? FHJLNPV?Z, क्या लॉजिक लग सकता है इसमें? देखिए एफ के बाद में एच आया, फिर क्या आया? जे आया, यानी कि दोनों में क्या हो रहा है? +2 हो रहा है। यहाँ पे भी देखिए +2 हो रहा है, यहाँ पे भी क्या हुआ? +2 हुआ। जब वी में हम +2 करेंगे तो वी के बाद में 2 जोड़ेंगे, कितना आएगा? वी के बाद में आएगा W और X, कितना आएगा यहाँ पे? X। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, एक बीमारी में सदैव होता है, कीटाणु होते हैं, इलाज होता है, दवा होती है, या फिर कारण होता है?
देखिए बीमारी में सदैव क्या होगा, बीमारी किसी न किसी कारण की वजह से होगी, तो कारण तो आपका होगा ही होगा। जरूरी नहीं वो कीटाणु से हो, वो बैक्टीरिया से भी हो सकती है। जरूरी नहीं आप दवा कराएं कराएं, जरूरी नहीं इलाज कराएं, लेकिन बीमारी होने का कारण जरूर होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या आ जाए, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द टेबल टेनिस खेल से संबंधित है। टेबल टेनिस से बैकबोर्ड, पॉइंट, पुश स्ट्रोक, फ्रंट कोर्ट। टेबल टेनिस संबंधित कौन सा है, तो इसमें है पुश स्ट्रोक। ठीक है, देखिए टेबल टेनिस संबंधित आपको कुछ ट्रॉफियां नोट कर देता हूँ जो कि आपसे पूछी जाती रहती हैं, तो नोट कर लीजिए। टेबल टेनिस संबंधित कुछ ट्रॉफी, जैसे पहली ट्रॉफी है, इनका नाम है सुधीर रमन ट्रॉफी। सुधीर रमन ट्रॉफी का संबंध किससे है, टेबल टेनिस खेल से है। रामानुज ट्रॉफी, रामानुज ट्रॉफी का संबंध किससे है, तो वो भी आपका टेबल टेनिस से है। इसके अलावा कार्विलन कप, यहाँ नोट करिए, कार्विलन कप किससे है, तो ये आपका टेबल टेनिस है। इसके अलावा एक आपका और नोट कर लीजिए, श्वेतलिंग कप, श्वेतलिंग कप, इसका संबंध भी किससे है, तो ये भी आपका टेबल टेनिस से ही संबंधित है। चलिए तीनों ट्रॉफियां याद रखिएगा, तीनों चारों ट्रॉफियां। नेक्स्ट देखिए, यूएन जनरल असेंबली के समक्ष हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो सभी को पता होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट घटना रही है कि पहली बार हिंदी में भाषण किसने दिया था, तो वो आपके अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। बात करें अटल बिहारी वाजपेयी की, तो ये दूसरे ऐसे व्यक्ति थे दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्होंने सबसे कम समय तक भारत के प्रधानमंत्री रहे, मतलब सबसे कम समय तक भारत के प्रधानमंत्री रहने वाले दूसरे व्यक्ति हैं। पहले व्यक्ति कौन थे, तो यहाँ नोट कर लीजिए, यानी प्रथम व्यक्ति जो भारत के सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री रहे वो हैं आपके गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा, ठीक है। सबसे कम समय तक भारत के प्रधानमंत्री कौन रहे हैं, तो गुलजारी लाल नंदा रहे हैं। दूसरे सबसे कम समय तक कौन रहे हैं, तो अटल बिहारी वाजपेयी रहे हैं। बात करें अटल बिहारी वाजपेयी की, तो इनका जन्म दिवस कब मनाया जाता है, 25 दिसंबर को मनाया जाता है। किस रूप में मनाते हैं, तो सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं, सुशासन दिवस। इनकी एक पुस्तक भी बहुत फेमस रही है, काव्य संग्रह है। उस पुस्तक का नाम क्या है, तो उस पुस्तक का नाम आप यहाँ नोट करिए, मेरी 51 कविताएं। ठीक है, ये इनकी पुस्तक है, तो ये आपकी अटल बिहारी वाजपेयी की पुस्तक है। ठीक है, ये आपका मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के द्वितीय सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति थे। पहले कौन थे, गुलजारी लाल नंदा। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस कब मनाया जाता है, 25 दिसंबर को। किस रूप में मनाते हैं, तो सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। इनकी एक काव्य संग्रह है, उसका नाम क्या है, मेरी 51 कविताएं। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जगह कम होती है तो मुझे यहीं पे लिखना पड़ता है, तो आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन वगैरह को। आगे क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको ध्यान से देखना है। संख्या n को दोगुना करके उसमें y को जोड़ा जाता है। उस परिणाम को 2 से भाग करते करके फिर उसमें से वास्तविक संख्या n को घटाया जाता है, तो अंतिम परिणाम क्या होगा। तो जैसा ये बोल रहा है वैसा करते जाइए। संख्या n को दोगुना करके, संख्या n को दोगुना कर देंगे, 2 गुणा n हो जाएगा। उसमें से y को जोड़ा जाता है, y को हमने छोड़ दिया। इस परिणाम को 2 से भाग कर देते हैं हम। वास्तविक संख्या n को घटाया जाता है, तो n को हमने घटा दिया। ठीक है, पूछा क्या अंतिम परिणाम क्या है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2n प्लस बाई बटे में 2 बराबर माइनस n, तो ये हो जाएगा 2n प्लस के बाई, 2 गुणा इधर हो जाएगा, ये माइनस के 2n हो जाएगा और बटे में आपका 2 ही रहेगा। 2n से 2n खत्म, कितना बचेगा आपका, बाई बाई 2, n बाई बटे 2। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, सिंपल क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एलएमएन में AB बराबर LM है, AC बराबर LN है और AB बराबर कोण P बराबर कोण M है, तब क्या। इसको डायग्राम बनाते हैं तब इसको आपको समझ में आएगा। देखिए कोई त्रिभुज ABC है ये, और कोई त्रिभुज आपका ये LMN है। ठीक है, ABC LM और N, इसमें कौन कौन बराबर है, तो AB बराबर है LM के, यानी ये वजह इसके बराबर है। AC बराबर है LN के, AC बराबर है LN के, ये वजह इसके बराबर है। और कोण B बराबर है कोण M के, यानी ये वाला जो कोण है वो किसके बराबर है, इस कोण के बराबर है। अब आपको कंडीशन दे रखी है, कंडीशन क्या दी है कि त्रिभुज सर्वांग सम होंगे यदि B एक समकोण होगा।
लेकिन यदि ये कोण समकोण है तो ये वाला कोण भी समकोण होगा, क्योंकि दोनों बराबर हैं। जब ये समकोण है, ये समकोण है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, आपको सर्वांग सम हो जाएंगे, क्योंकि ये बचा यदि आपके कर्ण हो जाएंगे दोनों कंडीशन में, तो ये बचा भी आपकी क्या हो जाएगी, सेम निकल के आएगी दोनों। जब ये बचा इसके बराबर है, ये बचा इसके बराबर है, चूंकि एक कर्ण है, कर्ण बन जाएगा जब ये समकोण होगा, तो ये आपका आधार या फिर लंब जो भी होगा, तो ये तो आपका सेम ही निकल के आएगा ना पाथागोरस प्रमेय से। तो ये भुजा भी आपकी क्या हो जाएगी, दोनों समान हो जाएगी, यानी तीनों भुजाएं सेम होंगी, एक कोण भी सेम हो गया। तो ये कंडीशन किसकी होती है, सर्वांग सम की ही होती है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका सही है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, 1, 4, 9, 16, 25। ये 1 का वर्ग हो जाएगा, ये 2 का, ये 3 का, ये 4 का, ये 5 का, तो यहाँ कितना आएगा, 6 का वर्ग। 6 का वर्ग कितना होता है, 36 होता है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वर्ष 2011 की गणना के अनुसार भारत के लिए राज्य का जनघनत्व सर्वाधिक है, यानी किस राज्य का जनघनत्व सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा जनघनत्व किस राज्य का है, तो सबसे ज्यादा जनघनत्व आपका बिहार का है। किसका है, तो बिहार का है सबसे ज्यादा जनघनत्व। कितना है, तो 1106 है। यही आपसे पूछ लिया पूरे भारत का कितना है, तो पूरे भारत का नोट कर लीजिए 343। जनघनत्व होता क्या है, यानी जनघनत्व क्या होता है, जनघनत्व होता है 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या। ठीक है, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या कहलाती है, आपकी जनघनत्व कहलाती है। यही आपसे ये पूछ लिया कि सबसे ज्यादा तो आपका बिहार में हो गया, सबसे कम कहाँ पर है, तो सबसे कम है आपका, सॉरी यहाँ पे एक करेक्शन कर लेना, भारत का कितना है, 342 है, सॉरी 382। ठीक है, 382 कितना है, 382 है। ठीक है, करेक्शन कर लेना, मिस्टेक हो जाती है। भारत का 382 हो गया, बिहार का 1106 हो गया। नहीं आपसे पूछ लिया सबसे कम किसका है, यानी न्यूनतम जनघनत्व किस राज्य का है, न्यूनतम है आपका, न्यूनतम, तो न्यूनतम है आपका अरुणाचल प्रदेश का। कितना है, कितने व्यक्ति रहते हैं 1 किलोमीटर में, तो 17 व्यक्ति रहते हैं कुल। सबसे ज्यादा किस राज्य का है, तो बिहार का। सबसे ज्यादा किस यूटी का है, ये तो आपसे यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश पूछ लिया है, सबसे ज्यादा किस केंद्र शासित प्रदेश का जनघनत्व है, तो आपका दिल्ली का है। और सबसे कितना है दिल्ली का, तो 11,320, 11,320। ठीक है, सबसे कम किसका हो गया, अरुणाचल प्रदेश का। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय वायुसेना का प्रधान क्या कहलाता है, भारतीय वायुसेना का प्रधान क्या कहलाता है। तो जो भारतीय वायुसेना का प्रधान होता है उसको बोलते हैं एयर चीफ मार्शल। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, एयर चीफ मार्शल। इसको एक और नाम होता है इसका, वो क्या है, वो है चीफ ऑफ द एयर स्टाफ। ठीक है, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, ये किसको कहते हैं, एयर मार्शल को ही कहते हैं। वर्तमान में कौन है एयर मार्शल, तो वर्तमान में आपके विवेक राम चौधरी थे, वो तो रिटायर हो गए, उनकी जगह पे कौन आए, तो उनकी जगह पे आए अमरप्रीत सिंह, अमरप्रीत सिंह। ठीक है, कौन आए, अमरप्रीत सिंह आए। ठीक है, आपसे ये पूछ लिया कि वायुसेना दिवस कब मनाते हैं, तो वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को, 8 अक्टूबर को। वायुसेना दिवस, वायुसेना का जो मोटो है, यानी कि जो ध्येय वाक्य है वो क्या है, वो है आपका नव स्पर्शम दीप्तम, यानी टच द स्काई विद ग्लोरी, टच द स्काई विद ग्लोरी। क्या नोट कर लीजिए, मोटो क्या है, टच द स्काई विद ग्लोरी। ठीक है, टच द स्काई विद ग्लोरी, आकाश को गर्व के साथ छूना, नव स्पर्शम दीप्तम, संस्कृत में बोलते हैं नव स्पर्शम दीप्तम, इंग्लिश में बोलते हैं टच द स्काई विद ग्लोरी, और हिंदी में बोलते हैं आकाश को गर्व के साथ छूना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न शब्दों को उसी क्रम में लिखिए जिस क्रम में शब्दकोश में पाए जाते हैं। शब्दकोश में लगाने का मतलब क्या है, एक एक करके चेक करते जाइए। देखिए यहाँ पे तीनों में क्रस है, यहाँ पे CRU है, यहाँ पे CRU है, यहाँ भी CRU है, तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगला वाला लेटर देखिए, यहाँ पे S है, यहाँ पे N है, यहाँ पे S है, यहाँ पे T है। तो S N S और T में पहले कौन आता है, तो पहले आता है आपका N आता है। सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले आपका 2 आएगा। ठीक है, जो कि आपका ये वाला नहीं हो सकता। अब चेक करिए,
एन हो गया, एन के बाद में क्या आता है, एस आता है। एस में से पहले या तो एक आएगा या फिर क्या आएगा, 3 आएगा। तो अंत में कौन आएगा, तो अंत में आपका 4 आएगा। अंत में 4 किस में है, तो अंत में 4 आपका इसी में है। वही क्या है आपका राइट आंसर। ठीक है, आपको ये चेक करने की जरूरत नहीं है कि पहले दूसरे नंबर पर कौन आएगा, सबसे अंत में पता चल गया हमें कौन सा आएगा, कि वो टी एस के बाद आता है, सबसे अंत में आपका 4 ही आएगा, जो कि आपका ये ऑप्शन है। ठीक है, कौन सा शब्द डेवलपमेंट शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता, ये वाला, ये या फिर ये। जब आप इसको गौर से देखेंगे तो आपको यहाँ पे कहीं भी ये दिखाई नहीं देगा। ठीक है, जो कि आपका इसमें है, इसमें कहीं भी नहीं है, तो ये क्या है आपका, नहीं बनाया जा सकता। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, समलंब के आकार के एक खेत का क्षेत्रफल 720 मीटर स्क्वायर है। दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 20 मीटर है, और उनमें से एक समांतर भुजा की लंबाई कितनी है, 35 मीटर है। तो उस समांतर भुजा की लंबाई बताइए। देखिए, समांतर चतुर्भुज का जो समलंब चतुर्भुज का जो क्वेश्चन पूछा जाता है, वो आपका डायरेक्ट फॉर्मूले से पूछा जाता है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। ये इसका फॉर्मूला होता है, किसका, क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला। तो 1/2 समांतर भुजा कौन सी दे रखी है, एक दे रखी है आपकी 35, दूसरी आपसे पूछी है, तो मान लेते हैं कि कितने जगह 35 प्लस एक्स, दोनों का योग हो गया, इंटू ऊंचाई। ऊंचाई मतलब दोनों भुजाओं के बीच की दूरी कितनी है, 20 मीटर, जो किसके बराबर दे रखी है आपको, 720 मीटर के बराबर, 720 वर्ग मीटर के बराबर। बस यहाँ से सॉल्व कर लीजिए और हम एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए, 2 से कटेगा आपका ये 10 बार, और 10 से एक जीरो से आपका एक जीरो खत्म, कितना हो गया आपका 72 बराबर 35 प्लस के एक्स। एक्स बराबर कितना मिल जाएगा, 72 माइनस के 35, यानी कि कितना हो जाएगा आपका ये 37। ठीक है, कितना आंसर आएगा, तो 37 आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सप्तम राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की गई। भारत में सप्तम राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की गई, सी महालोबिस, दादाभाई नौरोजी, राष्ट्रीय इनकम कमेटी, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो क्या है आपका, दादाभाई नौरोजी, दादाभाई नौरोजी। देखिए, दादाभाई नौरोजी से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, यानी इतिहास के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट व्यक्ति कौन है, दादाभाई नौरोजी हैं। इनके बारे में आप एक एक करके पॉइंट नोट करते जाइए। ठीक है, मैं आपको नए पेज पर समझाता हूँ पूरा पॉइंट क्या क्या है। देखिए, आप नोट करते जाइए। पहला पॉइंट नोट करिए, सबसे पहले राष्ट्रीय आय गणना किसने की, दादाभाई नौरोजी ने ही की थी। ठीक है, और दूसरा पॉइंट नोट करिए, धन निकासी का सिद्धांत किसने दिया था, धन निकासी सिद्धांत किसने दिया था, वो भी दिया था दादाभाई नौरोजी ने। ठीक है, उसके अलावा इनकी एक पुस्तक है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल, अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, रूल इन इंडिया। ये पुस्तक किसकी है, तो ये भी इनकी है, दादाभाई नौरोजी की। ठीक है, इसके अलावा इनको क्या बोलते हैं, तो इनको वयोवृद्ध पुरुष, वयोवृद्ध पुरुष, इंग्लिश में बोलते हैं इसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कौन है, तो दादाभाई नौरोजी ही है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है इनके बारे में, इनके बारे में अगला पॉइंट है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के सबसे ज्यादा बार अध्यक्ष कौन रहे हैं, वो आपके यही रहे हैं, यानी कि दादाभाई नौरोजी ही रहे हैं। अगला पॉइंट क्या है इनके बारे में, सबसे पहले स्वराज की शब्द का प्रयोग किसने किया था, सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था, स्वराज की मांग किसने की थी, तो स्वराज की मांग की थी वो दादाभाई नौरोजी ने ही की थी। इसके अलावा कुछ पॉइंट आपके और रह गए, वो भी नए पेज पे नोट करिए। देखिए, ये इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं तो आपको ये नोट करना ही चाहिए। इन्होंने एक संगठन की स्थापना की थी, वो संगठन का नाम है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ठीक है, इसकी स्थापना कहाँ कब की थी, तो 1867 में की थी। कहाँ पर, तो ये लंदन में की थी। ठीक है, इसके अलावा ये क्या थे, ये ब्रिटिश संसद का सदस्य चुने जाने वाले पहले व्यक्ति थे, यहाँ पहले भारतीय थे। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले कौन थे, प्रथम भारतीय थे, प्रथम भारतीय। इनकी पुस्तक का नाम तो मैंने लिखा ही दिया, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, और ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इनको क्या कहा है, इनका एक उपनाम भी है, इनको बोला जाता है भारत की आशा, भारत की आशा, होप ऑफ इंडिया,
होप ऑफ इंडिया। ये भारत के शासक इनको बोला जाता है दादाभाई नौरोजी को। ये कथन मतलब ये कोट किसने किया था, ये पॉइंट किसने दिया था, तो ये दिया था प्रोफेसर अलेवार ने, प्रोफेसर अलेवार। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, ये इंपॉर्टेंट। भारत के शासक किसे कहते हैं, दादाभाई नौरोजी को, ठीक है, दादाभाई नौरोजी। क्लियर। तो ये सारे पॉइंट हैं, आप ध्यान रखिएगा। ये आपका कुछ ना कुछ कभी कुछ पूछा जाता है। धन का सिद्धांत किसने दिया था, दादाभाई नौरोजी ने। सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना किसने की, दादाभाई नौरोजी ने। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसकी है, दादाभाई नौरोजी की। वयोवृद्ध पुरुष या फिर ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, तो दादाभाई नौरोजी को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे ज्यादा बार अध्यक्ष कौन रहे हैं, दादाभाई नौरोजी। तो ये सारे जो पॉइंट है ना आपके, ये सब इंपोर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, तंजानिया की राजधानी क्या है, तो तंजानिया की राजधानी क्या है, डोडोमा। क्या है, डोडोमा। एक बात करें तंजानिया की, तो तंजानिया में एक बंदरगाह है। तंजानिया के प्रमुख बंदरगाह का नाम क्या है, दार अस सलाम, ठीक है, दार अस सलाम। तंजानिया में एक क्या है, द्वीप है, उस द्वीप का नाम क्या है, जंजीबार, जंजीबार द्वीप, जहाँ पर क्या होती है, लौंग की खेती की जाती है। लौंग की खेती कहाँ की है, जंजीबार आइलैंड पे है, जंजीबार द्वीप पर की जाती है। वो किस किस देश में है, तो तंजानिया में ही है। बात करें तंजानिया की राजधानी, तो आपकी डोडोमा होगी। इसकी मुद्रा क्या है, तंजानिया की मुद्रा, तंजानिया की जो मुद्रा है वो उसका नाम है शिलिंग, ठीक है। ये तो जानकारी होगी तंजानिया के बारे में। बाकी जो दे रखा है उसके बारे में देख लीजिए। जैसे नैरोबी राजधानी कहाँ की है, तो आपकी केन्या की है। और केन्या जो राजधानी नैरोबी है वो किसकी है, केन्या की है। और केन्या में भी आपका एक संगठन का मुख्यालय भी है, उसका नाम क्या है, यूएनईपी, यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आपका नैरोबी केन्या में ही है, ठीक है। इसके अलावा कंपाला कहाँ की राजधानी है, तो कंपाला आपकी युगांडा की है। और लुसाका कहाँ की है, तो लुसाका आपकी जाम्बिया की है, ठीक है। तो यहाँ जगह नहीं है तो आप नोट कर लीजिए, जाम्बिया की। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, यदि 10 मोमबत्तियों का क्रय मूल्य 8 मोमबत्तियों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि की गणना कीजिए। देखिए 10 का जो क्रय मूल्य है, 10 का क्रय मूल्य मतलब सीपी, तो 10 का जो सीपी है किसके बराबर है, 8 के विक्रय मूल्य यानी कि एसपी के बराबर है। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। आपसे यही बोला कि 10 का जो सीपी है वो 8 के एसपी के बराबर है। बस यहाँ से आप सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लीजिए। सीपी अपॉन एसपी बराबर कितना हो जाएगा, 8 बटे में 10, यानी कि 2 से काटिए 4 बार, 2 से काटिए 5 बार, यानी कि 4/5। यानी यदि क्रय मूल्य 4 है तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 5 होगा। कितने लाभ पे बेची जा रही है वस्तुएं, 1 के लाभ पे बेची जा रही है, तो कितने परसेंट का लाभ होगा, तो 1 का लाभ किस पे हो रहा है, क्रय मूल्य पे, यानी कि 4 पे कितना परसेंट हो जाएगा, 1/4 कितना होता है, 25%। ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, 25%। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है आंकड़ों इनके माध्यक और बहुलक का माध्य बताइए। यानी जो आंकड़े दे रखे हैं इनका माध्यक और बहुलक का माध्य बताना है। तो देखिए माध्यक क्या होता है, माध्यक होता है जैसे आंकड़े दे रखे होते हैं उनको आप चाहे आरोही क्रम में लगा लीजिए चाहे अवरोही क्रम में लगा लीजिए, उसमें जो बीच वाली संख्या होती है वही आपकी क्या होती है, वो आपकी माध्यक होती है। यदि संख्याओं की जो संख्या है यानी जो आंकड़ों की संख्या है वो यदि सम है तो जो बीच की दोनों संख्या होती है उनका जो आधा होता है वो क्या होता है, माध्यक होता है। जैसे आपको मैं इसमें समझाता हूँ, ठीक है। आंकड़े दे रखे हैं आपको 7, 6, 7, 9, 8, 8, 10, 8। इसको मैं आरोही क्रम में लगाता हूँ। आरोही क्रम का मतलब बढ़ते हुए क्रम में। सबसे पहले छोटी संख्या आएगी 6 आएगी, फिर आपका 7 आएगी, 7 आपका 2 बार आया है, फिर आपका 8 3 बार आया है, फिर आपका 9 है, फिर आपका 10 है। एक बार चेक कर लेते हैं कितने आंकड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये मैंने क्या कर दिया, आरोही क्रम में लगा दिए। आंकड़े कितने हैं, तो आंकड़े आपके 8 हैं, यानी कि सम संख्या में। तो जो बीच की दो संख्या होंगी तो 3 इधर से छोड़ दीजिए, 3 इधर से छोड़ दीजिए, दोनों का जो बीच की जो संख्या होगी उनका आधा क्या कहलाएगा, आपका माध्यक कहलाएगा। तो माध्यक कितना क्या हो जाएगा आपका, यानी 8 + 8 का आधा यानी कि 16 का आधा कितना हो जाएगा, 8 ही हो जाएगा, ठीक है। तो माध्यक आपका निकल के आ गया, कितना निकल के आ गया, तो माध्यक निकल के आ गया आपका 8। अब बहुलक क्या होता है, तो बहुलक क्या होता है, बहुलक वो संख्या होती है जो आंकड़ों में सबसे ज्यादा बार यूज होती है।
यानी सबसे ज़्यादा बार जो आंकड़ा आता है वही उसका क्या होता है, आपका बहुलक होता है। इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, तो 1 2 3 3 बार कौन आया, 8 आया है। इसका मतलब बहुलक क्या हो जाएगा आपका, तो बहुलक हो जाएगा आपका 8। ठीक है, बहुलक क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा 8। अब आपसे पूछा है कि माध्यक और बहुलक का भी माध्य बताइए, तो यानी दोनों का एवरेज बताना है आपको। तो माध्य कैसा कितना हो जाएगा, माध्य हो जाएगा आपका, माध्य क्या आपका 8 और बहुलक है आपका 8। दोनों का माध्य निकालने का मतलब एवरेज यानी कि औसत निकालना है। दोनों का औसत कितना हो जाएगा, 16/2 यानी कि 8 ही हो जाएगा। तो दोनों का माध्य कितना निकल के आ गया आपका, 8 निकल के ही आ गया। तो ये माध्यक और माध्यिका दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, मैंने आपको यहाँ समझा भी दिया, माध्यक इस तरह से निकलता है और माध्य आपका इस तरह से निकलता है। नेक्स्ट देखिए, लुधियाना को प्रति 4 घंटे में एक बस जाती है। बस के लुधियाना रवाना होने के 20 मिनट पश्चात घोषणा की जाती है कि अगली बस 4:30 बजे सुबह पर जाएगी। तो इसकी घोषणा किस समय हुई, घोषणा किस समय हुई। ठीक है, ये कोई इस तरह क्वेश्चन आपका पिछले प्रैक्टिस सेट में आया था, तो यहाँ पर दोबारा समझ लीजिए। देखिए, जो आपको समय दे रखा है, जैसे 4 बज के कितना दे रखा है, 30 AM दे रखा है, पूर्वांक दे रखा है। अब आपको बोला गया कि प्रत्येक 4 घंटे पर बस जाती है। इसका मतलब इससे पहले वाली बस कितने बजे गई होगी, तो इससे 4 घंटे पहले यानी कि 12:30 पर गई होगी सुबह के, गई होगी नहीं गई होगी, क्योंकि इससे 4 घंटे पहले जाती है, यानी हर 4 घंटे पे बस जा रही है। तो जो अंतिम बस गई है वो इतने बजे गई है, तो इससे पहले वाली बस कितने बजे गई, 12:30 बजे गई होगी, गई होगी। लेकिन उस जाने के 20 मिनट के पश्चात क्या हो रही है, घोषणा हो रही है। बस के लुधियाना रवाना होने के 20 मिनट पश्चात घोषणा हो रही है। तो इसका मतलब घोषणा कितने बजे हो रही होगी, 12:50 पर घोषणा हो रही होगी, इसके 20 मिनट के बाद। तो इसके क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आपको इस तरह से ही सोचना है कि जो बस गई है वो 4:30 बजे गई, 4:30 बजे गई है सुबह के, उससे 4 घंटा पहले एक बस गई होगी, उस बस को जाने के 20 मिनट के बाद घोषणा हो रही है। इसका मतलब बस कितने बजे गई होगी, इससे 4 घंटा पहले यानी कि 12:30 बजे। तो उसके 20 मिनट बाद घोषणा हो रही है, इसका मतलब 12:50 पर घोषणा हो रही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर स्वामी विवेकानंद। तो भूदान आंदोलन को शुरू करने वाले व्यक्ति थे आपके विनोबा भावे। विनोबा भावे आपके क्या है, इंपोर्टेंट व्यक्ति हैं। तो इनके बारे में आप कुछ पॉइंट नोट कर लीजिए। जैसे कि विनोबा भावे का एक तो आश्रम का नाम पूछा जाता है, दूसरा इनकी पुस्तक क्या थी, और तीसरा ये भारत के पहले प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही भी थे। ठीक है, तो ये पॉइंट कुछ हैं वो आप नोट करिएगा। जैसे विनोबा भावे के बारे में पॉइंट नोट करिए, प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे, प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे, तो वो आपके विनोबा भावे ही थे। ठीक है, भूदान आंदोलन इन्होंने कब शुरू किया था, तो भूदान आंदोलन शुरू हुआ था 1951 में। ठीक है, इसके अलावा इनके पुस्तक है, पुस्तक का नाम क्या है, इनकी पुस्तक का नाम है भूदान गंगा। ये इंपोर्टेंट पुस्तक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, भूदान गंगा। इनका एक आश्रम भी है, उस आश्रम का नाम क्या है, उस आश्रम का नाम है पवनार आश्रम। पवनार आश्रम, ये आश्रम कहाँ पर है, तो इनकी लोकेशन भी पूछ सकते हैं। वो कहाँ पर है आपका, वर्धा में। वर्धा किस राज्य में पड़ता है, वहाँ पर पड़ता है महाराष्ट्र में। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, 17वीं सदी में भारत की यात्रा पर आने वाला टेवनियर कौन था। टेवनियर कहाँ का यात्री था, तो ये आपका फ्रांस का यात्री था। कौन था, ये आपका हीरा व्यापारी था, हीरा का व्यापार करने वाला व्यापारी था। अगला प्रश्न है, साइन स्क्वायर 15, साइन स्क्वायर 20, साइन स्क्वायर 25, फिर साइन स्क्वायर 75 का मान किसके बराबर होगा, यहाँ पे क्या होगा। तो आपको यहाँ पे एक चीज पता होगी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पे आप इसको ऐसे समझिए कि साइन स्क्वायर जो 15 लिखा हुआ है, ठीक है, साइन स्क्वायर जो 15 लिखा हुआ है, आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस के 75। ठीक है, 90 माइनस के 75, तभी आपका 15 बचेगा अंदर। तो साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो आप कहेंगे साइन स्क्वायर थीटा होता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा के बराबर। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा बराबर, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 75 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी साइन 15 की वैल्यू किसके बराबर होगी, कॉस 75 के बराबर होगी। तो ये जो पूरी सीरीज है ये किसमें चेंज हो जाएगी, आपकी कॉस में चेंज हो जाएगी। तो साइन 15 की जगह आपका आ जाएगा कॉस 75,
और साइन 75 के प्लस कॉस 15 है, यानी आपका कुल मिला के सीरीज क्या होगी, कॉस में चेंज हो जाएगी। तो ये पूरी सीरीज की जो वैल्यू होगी वो कॉस के रूप में इस तरह से चेंज होकर आ जाएगी। ठीक है, साइन 15 कॉस 15 के बराबर नहीं होगा, लेकिन साइन 15 आपका कॉस 75 के बराबर तो होगा, साइन 20 कॉस 70 के बराबर होगा, साइन 25 कॉस आपका 65 के बराबर होगा। इस तरह से आपका चेंज हो जाएगा। साइन 75 है वो कॉस 15 के बराबर हो जाएगा, यानी ये सीरीज आपकी इस तरह से चेंज होके आ जाएगी। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए, एक परीक्षा में आभा ने रिया से ज्यादा अंक प्राप्त किए। देखिए आभा ने किससे ज्यादा अंक प्राप्त किए, तो रिया से ज्यादा। अंकों की जो बढ़ती संख्या है वो इस क्रम में है। आभा ने रिया से ज्यादा अंक प्राप्त किए और राहुल ने रिया से कम प्राप्त किए। जो राहुल है उसने रिया से भी कम प्राप्त किए, तो सबसे कम अंक किसने प्राप्त किए, तो आप कहेंगे राहुल ने सबसे कम अंक प्राप्त किए। ऑप्शन नंबर 3। सबसे नीचे कौन है, सबसे नीचे राहुल है, तो राहुल ने ही सबसे कम अंक प्राप्त किए होंगे। नेक्स्ट है, एक 100 मीटर की लंबी रेलगाड़ी एक 800 मीटर लंबे पुल को पार करती है। यदि रेलगाड़ी की गति 30 मीटर प्रति, तो पुल पार करने में कितना समय लगता है। क्वेश्चन है, देख एक बार दोबारा देख लीजिए क्वेश्चन को। 100 मीटर लंबा ही रेलगाड़ी की, 80 मीटर लंबा पुल है, 30 की स्पीड से कितना समय लगेगा। देखिए जब भी पुल पार करेगी ट्रेन, तो अपनी लंबाई को पार करेगी प्लस पुल की जितनी लंबाई होगी उतनी लंबाई को पार करेगी, यानी कुल दूरी चलनी होगी उसको पार करने के लिए, वो अपनी लंबाई प्लस पुल की लंबाई के बराबर दूरी तय करनी पड़ेगी। अब आपको पता है ये समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। तो चाल दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटा में और दूरी दे रखी है आपको मीटर में, तो हम चाल को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। तो चाल हमारी कितनी है, 30 है, मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 5/18 से हमें गुना करना पड़ता है। तो 6 से कटेगा 3 बार, 6 से कटेगा 5 बार, तो ये हो जाएगा आपका 5 × 5 25/3। ठीक है, अब देखिए चाल आपकी मिल गई 25/3 मीटर पर सेकंड और आपका समय निकालना है। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। ठीक है, दूरी कितनी है, तो दूरी आपकी हो जाएगी 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 80 मीटर लंबा पुल है, तो 100 प्लस 800 मीटर लंबा पुल है, 100 प्लस 800 कितना हो जाएगा, 900। चाल कितनी है, 25/3। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 900 बटे में 25 बटे में 3 है, तो ऊपर का हो जाएगा गुणा हो जाएगा इसका 3 का। इसको सॉल्व करिए, तो 25 से कटेगा आपका ये 25 × 75, 25 के 150, 36 कितना होता है 108, यानी कितना समय लगेगा, तो 108 सेकंड का समय लग जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 2 है वो आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में काव्य शैली का पहला नमूना किस अभिलेख को माना गया है, मास्की अभिलेख, पेशनगर, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख या फिर कालसी अभिलेख। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, इससे एक जानकारी मिलती है आपको, क्या जानकारी मिलती है कि जो आपकी सुदर्शन झील थी, जो कि आपको कहाँ पर है, गुजरात में। ठीक है, यानी सुदर्शन झील की जानकारी कहाँ से मिलती है, आपकी रुद्रदामन की जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो ये क्वेश्चन तो मैंने आपको बताया हुआ है पिछले प्रैक्टिस सेट में, 1 जनवरी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। इसकी स्थापना कब हुई थी, आरबीआई की यानी भारतीय रिजर्व बैंक की, तो 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, इसके पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। पहले गवर्नर कौन थे, तो पोस्टबोन स्मिथ थे, लेकिन पहले भारतीय कौन थे, तो सीडी देशमुख। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, वह धनराशि क्या है जो 2 वर्षों में 16% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर इतने रुपए हो जाएगी। तो देखिए कैसे निकालते हैं इसको। दर देखिए, दर कितनी दे रखी है आपको, 16%। 16% का भिन्न रूप क्या होता है, 16/100। इसको तोड़िए, तो 4 से कटेगा आपका 4 बार, 4 से कटेगा आपका 25 बार, यानी कि 4/25। इस 4/25 का मतलब क्या हुआ, यदि आपकी पहले साल धनराशि कितनी है, 25 है, तो आपको उससे 4 रुपये ब्याज मिल जाएगा। कितनी हो जाएगा, मिश्रण कितना हो जाएगा, तो 29 रुपये हो जाएगा। अगले साल भी 25 से 29 रुपये हो जाएगा। तो 2 साल के बाद कुल मिश्रण कितना बनेगा, 2 साल के बाद कुल मिश्रण बनेगा आपका, तो दोनों का आपस में गुणा कर दीजिए। 25 का 25 में गुणा करेंगे 625, तो 29 का 29 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 29 का वर्ग कितना होता है, तो 29 का वर्ग होता है आपका 841। 841। ठीक है,
यानी यदि आपका धन 625 था तो 2 वर्ष का धन कितना हो जाएगा 841। लेकिन 2 वर्ष के बाद हो कितना रहा है, तो आप कहेंगे 2 वर्ष के बाद हो रहा है 201840, इतना हो रहा है। इसका कितना गुना है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इससे कितना गुना जा रहा है। तो इसका ये 2.5 गुना बैठा है। 8 का 20 में भाग करेंगे कितना आएगा, 2.5 गुना, यानी लगभग लगभग 2.5 गुना। आप अंदाज से इसको काम कर सकते हैं। तो 8 का 2.5 गुना कितना होता है, 8 का 2.5 गुना होता है 20। तो 6 का 2.5 गुना कितना होता है, 6 का 2.5 गुना होता है 15। तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका 2.5 गुना। ऑप्शन चेक कर लीजिए, 15 है तो 15 है, तो इसका आंसर कितना आएगा 15 के पीछे कितना जीरो है, 4 जीरो। ठीक है, आप इसे अंदाज से, यानी जो रेंज वाला कॉन्सेप्ट होता है ना, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसका लगभग 2.5 गुना है, तो इसका लगभग 2.5 गुना कितना आएगा, तो 2.5 गुना का मतलब वैसे तो इसका ज़्यादा गुना होगा, लेकिन अंदाज से इसका लगभग 2.5 गुना बैठ रहा है। ठीक है, तो इसका 2.5 गुना 15, 15 के पीछे कितने जीरो आ जाएंगे, तो 4 जीरो आ जाएंगे, जो कि इसका राइट आंसर भी है। ठीक है, जो कि इसका राइट आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 65% खर्च कर देता है तब बाकी बचाता है। यदि उसकी आय 25% से बढ़ती है तथा खर्च भी 20% से बढ़ता है तो उसका बचत में कितने परसेंट का परिवर्तन होता है। ठीक है, मान लीजिए उसकी आय कितनी थी, तो उसकी आय थी 100 थी, खर्च कितना कर रहा है, तो खर्च कर रहा है आपका 65%, यानी 65 रुपये ही खर्च कर रहा है, क्योंकि 100 का 65% 65 ही होता है। अब खर्च 65 कर रहा है तो बचत कितनी कर रहा होगा, तो आप कहेंगे 100 में से पैसा घटा दीजिए, कितनी बचत कर रहा होगा, 35 रुपये बचत कर रहा होगा। यदि उसकी आय 25% से बढ़ जाती है तो आय कितनी बढ़ गई, तो 25% उसकी आय क्या हुई, बढ़ गई। तो उसकी आय कितनी हुई 125। खर्च कितना बढ़ गया, तो खर्च बढ़ गया आपका 20% से। तो 65 का 20% कितना होता है, तो 65 का 20% होता है 13। तब खर्च कितना हो जाएगा, तो 8। ठीक है, 65 का 20% आप निकाल ही लेंगे, 65 गुणा 20/100 करेंगे तो 13 आएगा, जो कि इसमें जोड़ देंगे कितना आएगा 78। अब 125 रुपये कमा रहा है, 78 रुपये खर्च कर रहा है, तो कितने बचा रहा होगा, 125 माइनस के 78 कितना होता है, तो 125 माइनस का 78 होता है 47। ठीक है, यानी जब पहले बचत कितनी थी 35 थी, अब कितनी हो गई 47 हो गई। कितने रुपये एक्स्ट्रा बचा रहा है, तो आप कहेंगे कि 12 रुपये एक्स्ट्रा बचा रहा है। कितने परसेंट एक्स्ट्रा बचा रहा है, तो 12 रुपये एक्स्ट्रा बचा रहा है कितने पे, मूल बचत पे, यानी कि 35 पे। कितने परसेंट हो गया, तो देखिए यदि यहाँ पे 36 होता तो 1/3 होता, यदि यहाँ पे 36 होता तो 12 से 3 बार कटता है, 1/3 कितना होता है, 33% के आसपास होता है। आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 33% के आसपास ही आना चाहिए। ऑप्शन चेक करिए, 33% के आसपास ऑप्शन कौन सा है, तो देखिए एक तो ये है और एक आपका ये है। अब यहाँ पे ये सोचने वाली बात है कि 33% से कम आएगा या फिर ज़्यादा आएगा। तो देखिए बेस क्या है, बेस 36 बढ़ा रहे हैं हम, यानी कि जब हम बेस बढ़ाएंगे तो हमारी वैल्यू क्या होगी, कम आएगी। लेकिन हमारा बेस पहले से ही कम है तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। यानी कि जो हमारा आंसर आएगा वो 33% से ज़्यादा आएगा, क्या आएगा, ज़्यादा, क्योंकि बेस क्या हमारा कम है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका क्या है, सही आंसर। ठीक है, इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। ये अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। आशावादी, प्रसन्न, निराशावादी का क्या आएगा। तो आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, आशावादी का अपोजिट क्या होता है, निराशावादी। प्रसन्न का अपोजिट क्या हो जाएगा, उदास। ऑप्शन नंबर 3, चीन सागर में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात का नाम क्या है। तो चीन सागर में जो, चीन सागर मतलब जो आपका प्रशांत महासागर का एक हिस्सा है, उसमें जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं उनका नाम क्या होता है, तो उनका नाम होता है आपका टाइफून। ठीक है, प्रशांत महासागर में भी यही नाम से होता है और चीन सागर में आपका यही नाम होता है। क्लियर, इसके अलावा कुछ और नाम नोट कर लीजिए, जैसे कि आपका ऑस्ट्रेलिया के पास में जो चक्रवात आते हैं उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है बिली बिली। ठीक है, बिली बिली। इसके अलावा अमेरिका के पास में जो आते हैं उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है टोर्नेडो या फिर हरिकेन। ठीक है, और आपके हिंद महासागर में यानी कि अपने भारत के पास जो आते हैं उनका नाम क्या है, तो उनको बोलते हैं चक्रवात। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस रुधिर वर्ग को सर्वग्राही कहा जाता है, बी, ओ, ए, बी या फिर ए। तो जो सर्वग्राही रुधिर वर्ग होता है वो होता है ए बी पॉजिटिव। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। ठीक है, ए बी नहीं है तो ए बी, खाली ए बी चल जाएगा, जो और तो नहीं रखे। ए बी पॉजिटिव आपका सर्वग्राही होता है। और सर्वधाता कौन सा होता है, तो सर्वधाता होता है आपका ओ नेगेटिव। ओ को भी मान सकते हो, लेकिन ये ओ नेगेटिव है तो आपका ये ज़्यादा सही आंसर है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए विकल्पों में से सम्मिलित अक्षरों को चुनिए। आपको देखना है यहाँ पे क्या आएगा। देखिए आर है, यहाँ पे कितना है एस है, टी है, यहाँ कितना है यू है, यू है यहाँ पे कितना है डब्ल्यू है। तो आर के बाद में एस आता है, टी के बाद में यू आता है, यू के बाद में यू में जब दो जोड़ेंगे तो कितना आएगा डब्ल्यू आएगा, ठीक है। ऐसे सी के बाद में यहाँ पे क्या आएगा डी आएगा, ई के बाद में एफ आएगा, और जब हम एफ में दो जोड़ेंगे तो कितना आएगा एच, यानी कि डी एफ एच। डी एफ एच किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, एक विशिष्ट कोड भाषा में रैपिड को इस तरह से लिखा जाता है, तो इस कोड भाषा में वाटर को किस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, रैपिड से ये कैसे बनाए, तो देखिए रैपिड इस तरह से लिखा हुआ है और ये लिखा गया है आपका जी एल एस डी और यू, ठीक है। देखिए डी से जी कैसे बनाए, इसे क्रॉस किया गया इसको, ठीक है, इस तरह से डी से जी बनाया आपका प्लस के 3 करके, आर से यू बनाया प्लस के 3 करके, इस तरह से प्लस 3 किया गया सब में, ठीक है। तो हमारा जो आएगा वाटर यानी पहले वाले के जो प्लस का 3 होगा वो सबसे एंड में होगा, तो डब्ल्यू में जब हम प्लस 3 करेंगे तो कितना आएगा 26, यानी कि जेड आएगा। तो अंतिम जो लेटर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए जेड होना चाहिए, जो कि आपका इसमें है, इसमें है, इसमें, तो यहाँ नहीं होगा। अंतिम का किससे किया गया, अंतिम का किया गया पहले वाले से, पहले वाले में प्लस 3 करेंगे तो आर में जब हम प्लस 3 करेंगे कितना आएगा यू आएगा, कितना आएगा यू, यानी पहला लेटर हमारा क्या होना चाहिए यू होना चाहिए। तो ये हमारा सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में ही मैच कर रहा है, पूरे का पूरा मैच करने की कोई जरूरत नहीं है, आप पहला और अंतिम मैच कर लीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप टाइम भी बचा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, 1050 को एम एन पी में इस अनुपात में बांटा गया है, तो एम और एन के बीच हिस्से में क्या अंतर है। देखिए आपको पता है कि जो 1050 रुपए हैं वो इस अनुपात में बटे हैं, तो यानी कि इन हिस्सों का जो टोटल जो होना चाहिए वो 1050 होना चाहिए। तो 3 और 5 8, 8 और 7 15, 15 यूनिट की वैल्यू कितनी है 1050 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 1050 बटे में 15, यानी कि 70, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी मिल गई 70 मिल गई। पूछा गया आपसे एम और एन के इससे अंतर, एम का कितना है 3 है, एन का कितना है 5 है, दोनों के बीच में कितने का अंतर है, तो आप कहेंगे 2 का अंतर है। तो 1 की वैल्यू 70 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 70 गुणा 2, यानी कि 140, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा किस सुल्तान ने शुरू की थी। सिक्कों पर टकसाल का नाम यानी कौन सा सिक्का किस टकसाल से बनाया गया है उसका नाम। तो ये जो परंपरा शुरू की थी ये आपकी इल्तुतमिश ने शुरू की थी। इल्तुतमिश के बारे में आप नोट कर लीजिए, इसको बोला जाता है गुलामों का गुलाम, गुलामों का गुलाम, ठीक है। इसने 2 सिक्के चलवाए थे, एक जीतल एक आपका टंका। जीतल किसका था, तांबे का था, और टंका किसका था, तो टंका था आपका चांदी का। ये भी पूछ लिया जाता है कि टंका किसका था और जीतल किसका था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है कौन सा देश नाथुला दर्रा के पास है, चीन, नेपाल, म्यांमार या फिर पाकिस्तान। तो आपको पता है नाथुला दर्रा किस राज्य में है, तो सिक्किम में है, किसमें है सिक्किम में है, और सिक्किम में एक दर्रा और है उसका नाम क्या है जेलेपला, जेलेपला। तो जो नाथुला दर्रा किसके पास है, ये आपका चीन के पास है, ठीक है। चीन और भूटान और क्या कहते हैं, हाँ चीन, भूटान और सिक्किम, तीनों की सीमा जहाँ लगती है वो आपका नाथुला दर्रा ही है, ठीक है। तो नाथुला दर्रा किस देश के पास हो जाएगा, तो आपका चीन के पास हो जाएगा। 2 अंकों की संख्या वो उसके अंकों के विनिमय द्वारा प्राप्त संख्या के बीच का अंतर 63 है, तो उनके अंकों के बीच का अंतर कितना होगा। देखिए इस क्वेश्चन को समझिए, आपको ये बोला गया यदि मान लीजिए कोई संख्या आपकी 42 है, जब हम इसके अंकों को पलट देते हैं यानी कि 24 कर देते हैं, तो इनके बीच का जो अंतर होगा 42 और 24 के बीच का अंतर होगा वो किससे कटेगा, मतलब उसको पूछा कि अंकों के बीच का अंतर इतना है तो उन अंकों के बीच का अंतर बताइए, ठीक है। पलटने पे जो अंतर आ रहा है, पलटने में कितना अंतर आ रहा है, पलटने पे अंतर आ रहा है आपका, ये आएगा आपका 18, पलटने में कितना अंतर आ रहा है 18 का अंतर आ रहा है, ठीक है। आपसे पूछा कि जब अंतर 18 आ रहा है तो इनके अंकों के बीच का अंतर कितना होगा, ठीक है। ये कैसे निकालेंगे, या तो आप 10x और प्लस बाई करके निकालिए तो वो आपका लंबा प्रोसीजर रहेगा, इसको निकालते कैसे, तो इसके निकालने का डायरेक्ट तरीका ये होता है कि जो अंतर आ रहा है आप उसमें 9 से भाग कर दीजिए, जो अंतर आ रहा है आप उसमें 9 से भाग कर दीजिए, 18 में जब 9 से भाग करेंगे कितना आएगा 2,
और इनके अंकों के बीच का अंतर भी कितना है, 2 है। तो हमारा अंतर कितना आया, हमारा अंतर आया आपका 63। 63 में जब हम 9 से भाग करेंगे कितना आएगा, 7। तो वो जो संख्या होगी तो उसके बीच का अंतर कितना आएगा, उसके बीच का अंतर आएगा 7। उस संख्या के अंकों के बीच का अंतर कितना होगा, तो 7 होगा। ठीक है, कितना होगा, 7। जैसे कि आपका हो जाएगा, एक तो हो जाएगा 18 और एक हो जाएगा फिर पलट के 81। 18 और 81 के बीच का अंतर कितना है, 63। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में अंतर कितने का हो गया, 7 अंक का हो गया। क्लियर। तो जब भी अंतर दे रखा हो और संख्या उसके बीच का अंतर पूछा जाए, संख्या के अंकों के बीच का अंतर पूछा जाए, आपको क्या करना है, 9 से भाग कर देना है डायरेक्ट। कितना आएगा आपका आंसर निकल के, सही आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन है, श्यामा गत्ते का उपयोग करते हुए एक हिसाब में प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके 6 घंटे काम कर रही है, 7 दिनों में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का प्रतिरूप तैयार करती है। यदि वो इसे 3 दिनों में समाप्त करना चाहे तो प्रतिदिन कितने घंटे अधिक काम करना पड़ेगा। तो देखिए, आपने M1D1 वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा, वही इसमें लगाना है। M1D1 H1 अपॉन में W1 बराबर M2D2 H2 अपॉन में W2। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाना है। M1 क्या है, आदमियों की संख्या है। D1 क्या है, दिनों की संख्या है। H1 क्या है, घंटों की संख्या। W क्या है, काम। चूंकि आदमी दोनों कंडीशन में एक ही है तो इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं। तो देखिए, एक आदमी मान लेते हैं, D1 यानी दिन कितने लग रहे हैं, तो दिन 3 लग रहे हैं पहली कंडीशन में, 4। घंटे कितने लग रहे हैं, तो 6। काम तो एक ही है दोनों कंडीशन में, तो 1 कर दीजिए। यहाँ पे भी एक आएगा और D2 कितना है, यानी दिन कितने लग रहे हैं बाद में, 3 दिनों में खत्म करना है। H2 आपसे पूछा है, काम कितना है आपका, एक ही है। सॉल्व करिए इसको। तो 6 चौक 24 बट्टे में 3 कितना आ जाएगा आपका, 24 बट्टे में 3 बराबर H2, यानी ये हो जाएगा आपका 8। यानी कितने घंटे का उसे काम करना पड़ेगा प्रतिदिन, तो प्रतिदिन उसे 8 घंटे काम करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन पूछा गया कितने घंटे अधिक काम करना पड़ेगा। तो पहले कितने घंटे काम करती थी, 6 घंटे। तो कितने घंटे अधिक काम करना पड़ेगा, तो 8 माइनस के 6, यानी कि 2 घंटे अधिक काम करना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, किसी निश्चित कोड भाषा में माइनस को क्रॉस से, डिवाइड को प्लस से, मतलब इस तरह से चिन्हों को चेंज किया जाता है। तो इसकी वैल्यू बताइए। कुछ नहीं करना, जो दे रखा है आपको उसी तरह से लिख लीजिए पहले बिना चिन्हों के। जैसे 18 है, 12 है, 5 है, 30 है और कितना है, 6। अब जैसे चिन्ह बताए गए वैसे चेंज कर दीजिए। तो माइनस को किससे कर रहे हैं, सबसे पहले शुरू करिए भाग से। पहले भाग दे रखा है, भाग से। भाग को किसका के चेंज किया गया है, तो प्लस से। यहाँ आ जाएगा आपका प्लस। माइनस को गुणा से, यहाँ गुणा आ जाएगा। प्लस को भाग से, तो यहाँ भाग आ जाएगा। फिर गुणा को किया गया माइनस से, यहाँ माइनस आ जाएगा। बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए। बोर्ड मास नियम लगाना है आपको इसमें। देखिए, सबसे पहले हम भाग करेंगे। तो 18 प्लस 12 गुणा 5 बट्टे में कितना आ जाएगा, 30। माइनस से कितना आ जाएगा, 6। अब 5 से कटेगा आपका 6 बार, 6 से कटेगा आपका ये 2 बार। कितना हो जाएगा, 18 प्लस 2 माइनस के 6। अब क्या हो जाएगा, अब 18 2 20, 20 में 6 के तो कितना बचेगा, 14। कितना आंसर आएगा आपका, 14। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, गणना करने वाला आरंभिक यंत्र क्या था, पास्कलियन था, अबेकस था, टूरिंग था, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो सबसे आरंभिक यंत्र था वो क्या था, अबेकस था। कौन सा था, अबेकस था। यहीं से इसी से डेवलप हुआ है आपका, जो भी गणना करने वाले यंत्र थे, कैलकुलेटर वगैरह, वो आपके यही से डेवलप हुए। नेक्स्ट देखिए, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित हुआ था। जब बात आती है पूर्ण स्वराज की, तो किस अधिवेशन में पारित किया गया था, ये आपका लाहौर अधिवेशन 1929 में पारित किया गया था। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। ये अधिवेशन किस नदी किनारे हुआ था, तो ये अधिवेशन आपका जो हुआ था लाहौर अधिवेशन, ये आपका रावी नदी के तट पर हुआ था। ठीक है, ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित प्रश्न में दिए विकल्पों से विषम अक्षर समूह को पहचानिए। विषम इसमें से कौन सा है, तो देखिए, जे है, जे के बाद में क्या है, सॉरी एस है, एस के बाद में पी है, फिर एम है, फिर जे, यानी 3-3 का अंतर है। 3-3 का आपका अंतर है। यहाँ देखिए, यहाँ भी 3-3 का अंतर है। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी आपका क्या है, 3-3 का अंतर है। लेकिन यहाँ पे आपका 3 का अंतर नहीं है।
यहाँ 3 का है लेकिन यहाँ पे 3 का अंतर नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अन्य से भिन्न हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। दिशा के आधार पर यदि उत्तर को पश्चिम कहा जाता है, उत्तर को पश्चिम, जैसे आपकी ये दिशाएं होती हैं इस तरह से, तो ये जो उत्तर है इसको क्या कहा जाता है, इसको पश्चिम, यानी कि 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, 90 डिग्री आपको एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, यानी ये दिशा को पश्चिम बोला जा रहा है, इसका मतलब ये 90 डिग्री क्या घूमा है, एंटी क्लॉकवाइज घूमा है। उत्तर को पश्चिम कहा जाता है, तो आपसे पूछा है कि उत्तर पूर्व को क्या कहा जाएगा, उत्तर पूर्व ये वाली दिशा होती है, तो इसको क्या कहेंगे, इसको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमिए, यानी इस तरह जाएगा। ये दिशा कौन सी होती है, तो ये दिशा होती है आपकी उत्तर पश्चिम। कौन सी होती है, उत्तर पश्चिम, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का गुणनफल 1458 है, मासा 9 है, तो उन संख्याओं के कितने जोड़े संभव है। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि लासा गुणा मासा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, पढ़ा होगा। मान लेते कोई संख्या हमारी, देखिए संख्या हमारी आप कितनी है, 9x है और 9y, क्योंकि आपको मासा के रूप में लेनी पड़ी संख्या, तो इन संख्याओं का फॉर्मूले में रखिए इनको, तो संख्या गुणनफल यानी 9x इंटू 9y किसके बराबर हो जाएगा, मासा गुणा लासा, यानी कि 1458 गुणा 9, 9 से 9 खत्म, 9 से काटिए आपका कितना कटेगा, 9 से कटेगा आपका ये 9 एकम 9, कितने बचेंगे आपके 5, और 9 चिंग 54, 9 दूनी 18, 162। ठीक है, सॉरी कुछ मिस्टेक है, गुणनफल आपका ये दे रखा है 1458 गुणनफल है, ना कि लासा है, तो ये तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखिए, तो संख्या आपकी 9x 9y हो जाएंगी, तो 9x इंटू 9y ये किसके बराबर हो जाएगा, गुणनफल के बराबर, यानी कि 1458 के बराबर। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, तो 9 से कटेगा कितना कटा था ये आपका 162 बार कटा था अभी, और 9 से कटेगा आपका हाँ 18 बार। ठीक है, यानी एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 18 आ गई, यानी दोनों संख्याओं के सहवावाचक गुणनखंड की वैल्यू कितनी आ गई 18 आ गई। अब आपको एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू रखनी है कि जिसका गुणा करने पर आपका कितना है 18 है, और इनमें आपस में कुछ भी कॉमन ना हो, जैसे 1 और 18 है, 2 और 9, इसके अलावा आपके और कोई भी फैक्टर नहीं है जिसका गुणा करने पर 18 मिले और इनमें आपस में कुछ भी कॉमन ना हो। 3 और 6 नहीं ले सकते क्योंकि ये आपस में क्या है, इनमें कॉमन है, तो ये नहीं होगा, बाकी ये दो ही फैक्टर होंगे आपके। तो ऐसे कितने गुणनखंड संभव है, कितने जोड़े संभव है, तो ऐसे 2 जोड़े संभव है, ऑप्शन नंबर 1। सबसे बड़े तारकीय ब्लैक होल का नाम क्या है जो आकाशगंगा में पाया गया है, तो उसका नाम है आपका BH3, जो आपका अभी पाया गया, करंट का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आरबीआई ने किस देश के साथ राष्ट्रीय भुगतान इंटरफेस का विलय करने का निर्णय लिया है, नेपाल, ईरान, कतर या फिर तुर्की। तो आरबीआई ने जो अभी इंटरफेस का विलय करने का निर्णय लिया वो आपका नेपाल देश के साथ लिया गया, और नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू। काठमांडू में किसका मुख्यालय है, तो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था, इसका है सार्क का मुख्यालय। ठीक है, काठमांडू में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित आरेख अभ्यर्थी द्वारा उसके विभिन्न कार्यों में प्रयोग किए गए समय विभाजन को दर्शाता है। खेलकूद में कितनी डिग्री है, गृह कार्य में कितना है, ये सब दर्शाया गया है। ठीक है, एक बार चित्र से देख लीजिए, फिर मैं अगले पेज पे चलता हूँ। देखिए क्वेश्चन है पहला, स्कूल में व्यय किए गए समय लगभग कितने परसेंट है, तो स्कूल में कितनी डिग्री दिया गया था, स्कूल में 105 डिग्री दिया गया था। ठीक है, तो 105 डिग्री कितने परसेंट है, तो 105 टोटल कितना था, तो टोटल 360 डिग्री था, कितने परसेंट हो जाएगा, गुणा कर देंगे 100 का। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 0 से 0 खत्म, और 5 से 6 से कटेगा ये आपका, किससे कटेगा, देखिए पूरा तो कटेगा नहीं आपका। ठीक है, यदि मान लीजिए यहाँ पे 108 होता तो 36 से कितना कटता है, यहाँ पर 3 बार कटता, 3 दही 30, यानी लगभग जो आंसर आएगा आपका कितना आएगा, 30% के आसपास आंसर आएगा। लगभग में ही पूछा है, ये संख्या पूरी आपकी नहीं कटेगी। ठीक है, तो आपका लगभग में आंसर कितना आएगा, 30% ही आएगा। वह खेलकूद में विश्राम की अपेक्षा कितना समय व्यय करता है, खेलकूद में विश्राम की अपेक्षा कितना समय व्यय करता है, खेलकूद का कोण था 30 डिग्री और विश्राम का कोण कितना था, तो विश्राम कोण था 120 डिग्री।
आपसे पूछा है खेल कूद में विश्राम की अपेक्षा कितना समय व्यक्त करता है, तो खेल कूद है 30 डिग्री, विश्राम है 120 डिग्री, कितना परसेंट हो जाएगा, तो आप कहेंगे 30 से कटेगा 4 बार, 4 से 100 कटेगा आपका 25 बार, यानी कितने परसेंट हो जाएगा आपका 25% हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक महिला की ओर संकेत करते हुए विकास ने कहा, वह मेरे पिता की पत्नी। वह मेरे पिता की पत्नी मतलब मेरे पिता की पत्नी कौन होगी, मेरी माँ होगी की बेटी है, की बेटी मतलब मेरी बहन होगी। तो वह महिला विकास से किस प्रकार संबंधित है, तो उसकी बहन हो जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, वह मेरे पिता की पत्नी, मेरे पिता की पत्नी मतलब मेरी माँ की बेटी मतलब मेरी बहन। तो महिला विकास की कौन होगी, वो महिला विकास की बहन होगी। सिंपल है। किस देश ने विश्व के सबसे पहले मानवाधिकार चैनल की शुरुआत की थी, सबसे पहले मानवाधिकार चैनल की शुरुआत किसने की थी, तो सबसे पहले शुरुआत की थी आपकी चीन, ब्रिटेन, सऊदी अरब या फिर फिलिस्तीन। तो सबसे पहले शुरुआत किसने की थी, सबसे पहले शुरुआत की थी आपकी ऑप्शन नंबर 2 ब्रिटेन ने। ठीक है, बात करें ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन की राजधानी क्या है, इसकी राजधानी है लंदन। और लंदन किस नदी किनारे है, तो टेम्स नदी किनारे स्थित है लंदन आपका। ठीक है, अब बात करें कि जो ब्रिटेन है, यानी कि ब्रिटेन से भारतीय संविधान में क्या क्या लिया गया है, तो भारतीय संविधान में लिया गया आपकी संसदीय प्रणाली। तो भारतीय संविधान में जो संसदीय प्रणाली ली गई है वो किस देश से ली गई है, तो वो ब्रिटेन से ही ली गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। इसरो द्वारा लॉन्च उन्नति कार्यक्रम किससे संबंधित है, गगनयान, चंद्रयान, नैनो टेक्नोलॉजी या फिर नैनो उपग्रह। तो ये संबंधित है आपका नैनो उपग्रह विकास से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है आपका। ठीक है, बात करें गगनयान की, तो यह भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है, भारत का प्रथम मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा है, नीचे दी गई आकृति में त्रिकोण, आयत और वृत्त द्वारा क्रमशः शहरी, मेहनती, शिक्षित लोगों को दर्शाया गया है। इनमें से कौन सा हिस्सा ऐसा है जो ऐसे लोगों का है जो शहरी और शिक्षित हैं किंतु मेहनती नहीं है। मेहनती किसको दर्शा रहा है, तो देखिए शहरी, मेहनती, मेहनती तथा आयत को, तो आयत में नहीं आना चाहिए, यानी इसके अंदर नहीं आना चाहिए, बाकी इन दोनों में आना चाहिए। तो इन दोनों में कौन सा आ रहा है, सिर्फ 4 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है वो आपका ठीक है। ठीक है, इन दोनों में, इसमें आयत वाले में नहीं आना चाहिए, यानी मेहनती नहीं है, मेहनती किसको दर्शा रहा है, तो मेहनती दर्शा रहा है आयत को, बाकी दोनों में आना चाहिए। दोनों में कौन सा है, एक ही कॉमन है। नेक्स्ट देखिए, दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में रखें और दिए गए विकल्पों में सबसे उचित क्रम को चुनें। जाति, परिवार, नवविवाहित जोड़ा या फिर वंश। देखिए, सबसे पहले जोड़ा बनेगा, फिर आपका क्या होगा, फिर आपका परिवार बनेगा, परिवार से आपकी जाति बनेगी, जाति से क्या चलेगा, आपका वंश चलेगा। ठीक है, इस क्रम में बनेगा, यानी 3, 2, 1, 4, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, किस अनुपात में 25% एल्कोहल को 50% एल्कोहल में मिलाया जाए कि मिश्रण में 40% एल्कोहल हो जाए। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको एलिगेशन लगा देना है। देखिए 25% था, फिर कितना है आपका 50% है, फिर अंत में कितना हो जाता है 40%। एलिगेशन लगा दीजिए, 50 में से 40 जाएंगे 10 बचेगा, और 40 में से 25 जाएंगे तो 15 बचेगा। क्या अनुपात बन जाएगा आपका, 2:3, यानी किस अनुपात में मिलाएंगे, तो 2:3 में मिलाएंगे। ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर 3। 25वें कारगिल विजय दिवस समारोह के हिस्से के रूप में 2 जून 2024 को मानव पुस्तकालय कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया था, हनु योकमा गांव लद्दाख, सोनम घाटी लद्दाख, कारगिल जम्मू और कश्मीर, लेह लद्दाख। तो देखिए, कारगिल दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको पता ही है 26 जुलाई को मनाते हैं कारगिल विजय दिवस। इस अब उपलक्ष्य में कहाँ प्रोग्राम रखा गया था, तो वो रखा गया था हनु योकमा गांव लद्दाख में। ठीक है, कारगिल युद्ध कब हुआ था, तो 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है, 20 जनवरी, 20 फरवरी, 20 मार्च या फिर 20 अप्रैल। तो विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है आपका 20 फरवरी को। ठीक है, 20 मार्च को क्या मनाते हैं, विश्व खुशहाली दिवस। विश्व खुशहाली दिवस मनाया जाता है आपका 20 फरवरी, सॉरी 20 मार्च को। और 20 जनवरी को क्या मनाते हैं, 20 जनवरी को मनाते हैं पेंगुइन दिवस, पेंगुइन जागरूकता दिवस। ठीक है, नेक्स्ट है, चीन के दाम में 60% की बढ़ोतरी हो गई है, उसे पुराना दाम लाने के लिए उसकी कीमत में कितने % कमी की जानी चाहिए।
ठीक है। पहले मान लीजिए दाम कितना था, तो पहले दाम था आपका 100 रुपये था, 60% की वृद्धि हुई यानी 160 हो गया। अब वो कह रहा है कि नहीं मुझे खर्चा कितना रखना है, 100 ही रखना है, तो 160 से कितना कमी करनी पड़ेगी, तो आप कहेंगे 60 की कमी करनी पड़ेगी। तो कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी, तो 60 की कमी कितने पे करनी पड़ेगी, अब 160 पे करनी पड़ेगी, गुणा कर देंगे 100 का, ठीक है। 20 से कटेगा 3 बार और 20 से कटेगा ये आपका 8 बार, और 3/8 की फ्रैक्शन क्या होती है, 3/8 की फ्रैक्शन होती है 37.5%। ये वाली चीज़ मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ मैं कि 3/8 की फ्रैक्शन क्या होती है, 37.5 होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक सेब 50 में 5 की दर से खरीदे गए तथा उतने ही सेब 50 में 10 की दर से खरीदे गए, उन्हें मिलाकर 50 में 6 की दर से बेचा गया है, तो परसेंटेज लाभ बताइए। देखिए इसका लाभ, देखिए हम क्या करते हैं कि जो आर्टिकल होते हैं, जैसे 5 है यहाँ पे, या 10 है और यहाँ पे 6, इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। 5, 10 और 6 का एलसीएम कितना होता है, 60, ठीक है। तो 50 रुपये में 5 खरीदे गए थे, 50 रुपये में कितने खरीदे गए थे, 5, तो 60 कितने के खरीदे जाएंगे, तो देखिए 50 रुपये में 5, तो एक कितने का हो गया, 10 का, तो 60 कितने के हो जाएंगे, तो 600 के, ठीक है। ऐसे ही 50 में कितने खरीदे गए थे, 10, तो एक कितने का खरीदा गया था, तो एक खरीदा गया था 5 रुपये का, तो 60 कितने खरीदे जाएंगे, तो 60 पंजे 300, 300 का, यानी कुल मिला के इसने 120 सेब कितने खरीदे, तो 900 के खरीद लिए। कितने के, 120 सेब 900 के खरीद लिए। अब आते हैं बेचने की बारी, तो इसने कितने बेचे, 50 के बेचे 6, 50 के कितने बेचे 6, लेकिन अब हमें बेचने कितने हैं, हमें बेचने 120, तो 120 सेब कितने के बेचेगा, 50 के 6 बेचे, तो 120 कितने का बेचेगा, तो ये बेचेगा आपका, देखिए 6 सेब इसने 50 के बेचे, तो एक सेब कितने का पड़ा, 50/6 का, तो 120 सेब कितने के पड़ेंगे, तो 6 से भाग करिए, ये हो जाएगा आपका 20, 20 पंजे 100, यानी कि 1000 के, यानी कि इसने कितने के बेचे, 1000 के बेचे। अब आइए क्वेश्चन पे, देखिए खरीदे कितने के, तो 900 खरीदे, बेचे कितने के, 1000 के बेचे, तो कितने का लाभ हुआ, 900 वाली चीज़ कितने बेची जा रही है, 1000 में बेची जा रही है, तो कितने का लाभ कमा रहा है वो, 100 रुपये का लाभ कमा रहा है, तो कितने परसेंट का लाभ हो गया, तो लाभ हो गया आपका 100 बटे में क्रयमूल्य यानी कि 900, वहाँ कर देंगे 100 का, यानी कि 1/9 कितना, 11 सही 1/9% के बराबर होता है, जो कि आपका ऑप्शन में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका क्या है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, देखिए आकृति में कितने त्रिभुज हैं, इसमें त्रिभुज की संख्या बतानी है, कितने त्रिभुज हैं इसमें, ठीक है। तो देखिए गिन लेते हैं, 1 2 3, 1 2, ये क्या आपका पूरा 3 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में ये आपका पूरा 6 हो जाएगा, और एक आपका ये पूरा ये इस तरह से 7 हो जाएगा। कुल मिला के कितने त्रिभुज हैं इसमें, तो कुल मिला के इसमें 7 त्रिभुज हैं। अमेरिकी गृह युद्ध के फलस्वरूप किसका अंत हुआ था, तो जो अमेरिकी गृह युद्ध हुआ था उसमें किसका अंत हुआ था, उसमें दास प्रथा का अंत हुआ था। उसमें अमेरिका में उस समय क्या प्रचलित था, तो अमेरिका में उस समय दास प्रथा प्रचलित थी, जिसका अंत कर दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है, मानव जीनोम परियोजना का नेतृत्व किसने किया था, तो मानव जीनोम परियोजना का नेतृत्व क्या था आपका, फ्रांसिस क्रिक और जेम्स पर्सन ने नहीं, इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने दिया था आपका जीन का डबल हेलिक्स मॉडल। डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, बार्सन एंड क्रिक ने दिया था, ठीक है। जबकि जीनोम परियोजना का नेतृत्व किसने किया था, क्रेग वेंटर और फ्रांसिस कॉलिंस ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो दो है वो आपका सही है। नीचे घन की 3 अवस्थाएं दर्शाई गई हैं, अल्फा युक्त फलक के विपरीत क्या आएगा, यानी अल्फा के अपोजिट क्या आएगा। तो देखिए आपकी इसमें दो, जो आपका पासा वाला क्वेश्चन होता है उसमें 2 या 3 नियम लगते हैं। एक नियम क्या लगता है कि यदि किसी फलक के विपरीत आपको निकालना है, तो जो फलक के साथ में दिखाई दे रहे हैं वो आपके उसके विपरीत नहीं हो सकते, यानी जो फलक के जिसके विपरीत पूछा, जैसे अल्फा के विपरीत पूछा है, इसके साथ में जो दिखाई दे रहा होगा उसके विपरीत कभी नहीं होगा। जैसे अल्फा के साथ में ए दिखाई दे रहा है, तो ए इसके विपरीत में नहीं होगा। ये दे रखा है आपका डेल्टा, ये भी नहीं होगा। अल्फा के साथ में थीटा दे रखा है, थीटा भी नहीं होगा। अल्फा के साथ में बीटा दे रखा है, तो बीटा भी नहीं होगा। तो ये क्या होगा आपका, एक ही इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा, यानी जो साथ में दे रखा है वो इसके विपरीत कभी नहीं हो सकता। तो हम इस तरीके से आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति की प्रतिरूप को पूरा करेगी, मैं यहाँ पे कौन सी उत्तर आकृति आएगी, तो देखिए जो आकृति इस तरह की दिखाई दे रही होगी वो यहाँ पे आएगी,
इस तरह कौन सी आकृति दिखाई दे रही है आपको? सिर्फ और सिर्फ आपको ये दिखाई दे रही है, ठीक है। तभी तो बनेगी आपकी सेम सेम, जैसे ये है ऐसे आनी यहाँ पे आनी चाहिए, क्योंकि आपकी सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में ही है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि 5 cos थीटा प्लस 12 sin थीटा और 13 है तो sin थीटा का मान क्या होगा? देखिए ये क्वेश्चन आपका पिछले प्रैक्टिस सेट में आया हुआ है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। मैंने पहले प्रैक्टिस सेट में कराया हुआ है पिछले प्रैक्टिस सेटों में, तो आपको वहाँ से देख के बताना है कि इसका राइट आंसर क्या बनेगा। शीशा का महत्वपूर्ण अयस्क क्या होता है? तो शीशा को क्या बोलते हैं? लेड बोलते हैं। और लेड का अयस्क क्या होता है? लेड का अयस्क होता है गैलेना। लेड का अयस्क क्या होता है? लेड का अयस्क होता है गैलेना। और जो मैग्नेटाइट है और सिलिकाइट, ये किसके अयस्क हैं? ये आपके आयरन के अयस्क हैं, यानी लोहे के अयस्क हैं, ठीक है। लोहे के अयस्क का नाम क्या है? मैग्नेटाइट और सिलिकाइट। और पायरोलुसाइड किसका अयस्क है? ये आपका मैग्नीज का अयस्क है, मैग्नीज का, ठीक है। जल द्वारा किसी कार्बनिक यौगिक के रासायनिक अपघटन को क्या कहते हैं? हाइड्रोजनीकरण, जल योजन, जल अपघटन या फिर उपयुक्त सभी। तो जल के द्वारा अपघटन को क्या कहते हैं? जल अपघटन। ऑप्शन नंबर 3, सिंपल सा। नेक्स्ट देखिए, त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ए 90 अंश का है, एडी लंब है बीसी पर, एबी 5 है और बीडी 3 है, तो सीडी के बराबर होगा। सीडी किसके बराबर होगा? यानी आपको ये निकालना है ये किसके बराबर होगा। तो देखिए ए भी दे रखी है 5, यानी ये कितना है आपका? 5 है। बीडी दे रखा है 3, बीडी कहाँ है? बीडी आपका ये 3 है। देखिए ये भी आपका एक समकोण त्रिभुज है, ए डी भी समकोण त्रिभुज है। यदि ये 5 है यानी इसका कर्ण हो गया, ये आधा 3 हो गया, तो लंब कितने का होगा? लंब होगा आपका 4 का। क्लियर? और देखिए ये 5 है, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आपको एक थ्योरम समझनी चाहिए। थ्योरम क्या कहती है? यदि सामने वाले चीज से यहाँ पर लंब डाला जाता है, ठीक है, यदि सामने वाले चीज से सामने वाली भुजा पर, यानी किसी चीज से सामने वाली भुजा पर लंब डाला जाता है, तो यहाँ पे क्या थ्योरम बनती है? जैसे मान लीजिए आपका ये ए है, ये बी है, ये सी है और डी है, यहाँ पे थ्योरम बनेगी आपकी बी डी स्क्वायर बराबर ए डी इंटू डी सी, ए डी इंटू डी सी, ये थ्योरम होती है, ठीक है। इन दोनों का गुणनफल बराबर होता है इसके वर्ग के बराबर, यानी ये जो भुजा ए डी का वर्ग किसके बराबर होगा? बी डी इंटू डी सी के बराबर होगा। तो ए डी कितना है? 4, तो 4 का जो वर्ग होगा वो किसके बराबर होगा? बी डी यानी कि 3 इंटू डी सी हम मान लेते हैं एक्स, क्योंकि हमसे डी सी ही यानी सी डी ही पूछा है, तो एक्स की वैल्यू कितनी जाएगी? 16/3। तो एक्स बराबर कितना मिल जाएगा? 16/3, यानी कि जो सी डी की वैल्यू होगी कितनी होगी? 16/3 होगी। ऑप्शन नंबर 2। क्लियर? ये आपका तभी निकलेगा जब आपका ये 4 निकल के आ पाएगा। 4 कैसे निकाला मैंने? पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके, ठीक है। ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा। तो इस समकोण त्रिभुज में यदि ये 5 है, ये 3 है, तो ये कितना होगा? 4 होगा, जो कि आपका बेसिक ट्रिपलेट होता ही है। नेक्स्ट देखिए, 80 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 15% पानी है, कितना पानी और मिला दिया जाए कि जिससे पानी का प्रतिशत 20% हो जाए? देखिए पहले पानी कितना था? तो पहले पानी था 15%। जो पानी मिलाया जा रहा है तो वो तो आपका 100% पानी होगा उसमें। अब मिलाने के बाद पानी कितना हो जाता है? 20%। एलिगेशन लगा दीजिए। ये 15% पानी कितने लीटर में था? तो 80 लीटर में था, ठीक है। अब देखिए 100 में से 20 जाएगा तो 80 बचेगा, और 20 में से 15 जाएगा तो 5 बचेगा, ठीक है। 80 लीटर, 80 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 80 लीटर के बराबर है। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 5 लीटर के बराबर, यानी कि जो पानी मिलाया जा रहा है वो कितना मिलाया जा रहा है? तो 5 लीटर मिलाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। 15% पानी कितने लीटर में था? 80 लीटर में था। तो जो पानी मिलाया जा रहा है वो कितने मिलाया जा रहा है? 5 लीटर मिलाया जा रहा है। 80 यूनिट की वैल्यू 80, 5 की वैल्यू 5, ठीक है। इसका दर्पण प्रतिबिंब बताइए। तो इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसे निकालेंगे? इसका उल्टा हो जाएगा, तो जो झंडा इधर जा रहा है वो झंडा इधर जाएगा, जो कि आपका सिर्फ इसमें ही है, ठीक है, और किसी में नहीं है, तो उल्टा हो जाएगा। तो ये सिर्फ एक ही बनेगा, जो कि आपका राइट आंसर। यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजन रजिस्टर में 13 मई यानी करंट का क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय साहित्य दर्ज किया गया था? रामचरितम, महाभारत 1 और 2 दोनों, ललित विस्तार। तो इसमें जो रजिस्टर किया गया था वो किया गया था आपका रामचरितम, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किसमें शीशे की मात्रा अधिक पाई जाती है? कोयला, खाना पकाने की गैस, उच्च ऑक्टेन वाला ईंधन या फिर निम्न ऑक्टेन वाला ईंधन?
तो CC की मात्रा किसमें ज़्यादा पाई जाती है? उच्च ऑक्टेन वाला ईंधन, उसमें लेड की मात्रा यानी PV की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है। सेब लाल है, कोई भी लाल रंग का फल सस्ता नहीं है। कोई भी लाल रंग का फल सस्ता नहीं है, इसका मतलब सेब सस्ते नहीं होंगे, क्योंकि सेब तो लाल है, सभी सेब सस्ते हैं, लाल सेब सस्ते नहीं है। बात सही है आपकी, पहला कथन आपका गलत है। केवल निष्कर्ष क्या निकलता है? केवल निष्कर्ष आपका 2 तर्क संगत है। ठीक है, क्योंकि सेब क्या है? लाल है, और लाल क्या है? सस्ते नहीं है, तो इसका मतलब सेब सस्ते नहीं होंगे। बात क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, यदि वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विविध क्रम में लिख दिया जाए तो आपके बाएं से 18वें अक्षर के दाएं, बाएं से 18वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? देखिए, द्वितीय अर्धांश कहाँ शुरू होता है? द्वितीय अर्धांश शुरू होता है आपका एन से लेके जेड तक। जब हम उसको उल्टा करके लिखेंगे तो एन सबसे लास्ट में पहुंच जाएगा, यानी 26वें नंबर पर पहुंच जाएगा एन, और एन के बाद में क्या आता है? एन के बाद में आता है ओ, यानी 25वें नंबर पर कौन सा आएगा? आपका ओ आएगा। देखिए, जब हम इसको उल्टा करके लिखेंगे तो आपके बाएं से 18वें अक्षर, बाएं से 18वें अक्षर यहाँ पे कहीं आएगा। ठीक है, बाएं से 18वां अक्षर आएगा आपका यहाँ पे कहीं, उसके दाएं 7वां अक्षर, तो उसके दाएं 7वां अक्षर मतलब 25वां लेटर, 18 7 25, यानी जो 25वां लेटर कौन सा होगा? बाएं से 18वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर, बाएं से 18वां अक्षर आपका यहाँ पे कहीं आएगा, उससे 7वां अक्षर और जाना है, यानी 25वें नंबर, 25वें नंबर पर कौन आएगा? तो 25वें नंबर पर आपका आएगा ओ, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य तथा लाभ में कितने का अनुपात है? 10:3 का है। उस वस्तु को बेचने से कितने प्रतिशत का लाभ होगा? देखिए, विक्रय मूल्य कितना है? 10 है, लाभ कितने का हुआ है? 3 का। इसका मतलब 10 की बेची गई है, 3 का लाभ हो रहा है, तो खरीदी कितने की गई होगी? तो आप कहेंगे विक्रय मूल्य में से लाभ घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 7, यानी क्रय मूल्य 7 है और विक्रय मूल्य कितना है? 10 है, और लाभ कितने का हो रहा है? 3 का हो रहा है। तो कितने परसेंट का लाभ हो रहा है? तो 3 का लाभ 7 पे हो रहा है, तो कितना परसेंट हो जाएगा? 3/7 कितने के बराबर होता है? 42.6/7% के बराबर होता है। ये आपको फ्रैक्शन आपको याद रखनी पड़ेगी, तब आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन तो फिर आप 3 गुणा 100 यानी कि 300, 300 में 7 का भाग करेंगे, कितना आएगा? 42.6/7% ही आएगा। नेक्स्ट देखिए, यदि पदार्थ के द्रव्यमान और वेग दोनों को उनके परिणाम से दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो देखिए, गतिज ऊर्जा फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 mv² होता है, यानी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यही तो होता है। अब क्या करें? परिमाण को दोगुना, m को क्या कर देंगे? 2m, ठीक है, वेग को क्या कर रहे हैं? वेग दोनों को, सॉरी, द्रव्यमान और वेग दोनों को उनके परिमाण से दोगुना कर दिया जाता है, यानी वेग को भी क्या कर दिया? 2b कर दिया। 2b का स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा? 4b²। पहले इतना था, अब इतना हो गया, कितना गुना एनर्जी हो जाएगी? भाग कर दीजिए 1/2 mv² से, पहले वाले से भाग कर दीजिए, तो mv² से mv² खत्म, 1/2 से 1/2 खत्म, 7 दूनी 8, यानी कितने गुना हो जाएगी? तो 8 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 3। हृदय वंचित है, किससे वंचित है? हृदय पेशी से, अनैच्छिक पेशी से, ऐच्छिक पेशी से, या फिर चिकनी पेशी से। तो देखिए, हृदय में हृदय पेशी तो होती है, अनैच्छिक पेशी भी है, ऐच्छिक पेशी नहीं होती है। ठीक है, क्या नहीं होती है? ऐच्छिक पेशी, यानी वो हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करता है। हृदय अपनी इच्छा से काम करता है। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, 512 की राशि किसी निश्चित दर से 3 वर्ष में 1000 हो जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? कितनी हो जाती है? तो 512 1000 हो जाती है। जब भी आपको समय दे रखा हो 3 साल और दर पूछा जाए, तो दर कैसे निकालेंगे? तो 512 से कितनी हो गई है? 1000 हो गई है, कितने साल में हो गई है? 3 वर्ष में। ठीक है, दर कैसे निकालते हैं? दर निकालते हैं आपका अंडर रूट में, यानी कि ये आपका मिश्रण है, ये आपका मूलधन है, तो 1000 बट्टे में 512। 3 साल के लिए आपको यहाँ पे क्यूब रूट लेना पड़ेगा, 2 साल के लिए वर्गमूल लेना होता है। तो 1000 बट्टे 512, 1000 का घनमूल क्या होता है? 10 होता है, 512 का होता है आपका 8। ठीक है, 10/8 का मतलब क्या है? 10/8 आपका निकल के आ गया। 10/8 का मतलब क्या है कि यदि आपकी राशि 8 थी तो 1 साल के बाद कितनी हो गई? 10 हो गई, यानी कितने रुपए ब्याज मिल गया? तो 2 रुपए ब्याज मिल गया। 2 रुपए ब्याज मिल गया किस पे? मूलधन 8 पे। कितना परसेंट हो जाएगा? तो 2/8 कितना होता है? 25% होता है। ठीक है, यानी जो दर है वो कितनी है? दर है आपकी 25%। क्लियर? नेक्स्ट है, किसी छात्रावास में 150 छात्रों के लिए 30 दिन की अवधि के लिए पर्याप्त भोजन सामग्री थी। 10 दिन बाद 30 छात्र छोड़कर चले गए। इस भोजन सामग्री कितने दिन चलेगी?
देखिए यदि मान लीजिए कि 10 दिन के बाद में 30 छात्र छोड़कर नहीं जाते तो वो खाना कितने दिन और चलता? तो वो खाना चलता आपका 150 छात्रों के लिए 20 दिन खाना और चलता, क्योंकि 10 दिन तो निकल गए, 30 दिन का खाना था, तो 20 दिन और चलता। अब छात्र क्या है, 30 छात्र छोड़कर चले गए। अब छात्र कितने बचेंगे? 120 छात्र बचेंगे। अब खाना मान लेते हैं हम x दिन और चलेगा, ठीक है? ये भी खाना है, ये भी खाना है, शेष बचा हुआ खाना ये है, ये भी शेष बचा हुआ खाना है। दोनों बराबर हो गए। सॉल्व कर लीजिए। 20 से कटेगा 6 बार, 6 से कटेगा आपका 25 बार, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 25। यानी कि अब खाना कितने दिन और चलेगा? तो खाना चलेगा 25 दिन और। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है किसी विद्यालय में छात्रों और छात्राओं की संख्या 150 है। यदि छात्रों की संख्या x हो तो छात्राओं की संख्या विद्यार्थियों की कुल संख्या का x% हो जाती है। तो छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है?